हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिथम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का वन शूट वीडियोस। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस मैं ये सोच के बनाऊंगा कि आपने ऑलरेडी जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है उस सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। ये वीडियो जो है वन शूट वीडियो यूट्यूब पर भी जाएंगी और ऐप पर भी अवेलेबल रहेंगी और केवल YouTube पर वन शूट वीडियो मिलेंगी आपको पांचों यूनिट के। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, वो सारी केवल एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो उनसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने इसको पूरे डिटेल में पढ़ लिया होगा सब्जेक्ट को। और जो केवल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि एक बार पहले डिटेल में जरूर पढ़ लें इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये वीडियो ये मान के चलिएगा कि ये केवल आपके रिवीजन के लिए रहेगी। मतलब जो वन शॉट वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं या जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो एक्चुअल में रिवीजन के लिए आपके लिए होती हैं। तो इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जितना मैंने पढ़ाया है इस सब्जेक्ट में, जैसे कि आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो लेक्चर है हमारा यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ज्यादा लेंथी मैं वीडियो नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, स्पीड से इसलिए ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और मतलब ये है कि ज्यादा बोर ना हो, रिवीजन बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से रिवीजन आपका हो जाए। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसमें हम जो बात करते हैं टोटल डिटेल की, अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट में, तो कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। मैं आपसे एक बार ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा सब्जेक्ट को डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर केवल रिवीजन आपको मिलेगा। कुछ टॉपिक में स्किप भी करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहाँ पर लेके चलूंगा। ठीक है, आज यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो हमारा, मैं अगर बात करूं सिलेबस की, तो पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट में हम बेसिक जानते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें पढ़ते हैं, रजिस्टर्स हम इसमें पढ़ते हैं, बसेस हम इसमें पढ़ते हैं, फंक्शनल यूनिट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बेसिक ओवरव्यू हम फर्स्ट यूनिट में पूरा ले लेते हैं। देन उसके बाद जब हम सेकंड यूनिट में जाते हैं तो जो इसका मेन पार्ट है, जो प्रोसेसर हमारा होता है, उसमें हम वन बाय वन एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट जो है प्रोसेसर के, उनको फंक्शनल यूनिट्स जो है उसकी एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। जैसे यूनिट नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो एएलयू को हम डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 3 में मैं बात करूं तो हम कंट्रोल यूनिट को डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी को डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। तो जितनी भी फंक्शनल यूनिट्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, वो सारी हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर दीजिए जो रिवीजन करना चाहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कंप्यूटर क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने ले लिया है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बस एक स्टार्टिंग बेस बनाता हुआ चल रहा हूं। और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनेंगे और समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी सारी चीजें। कंप्यूटर क्या होता है हमारा? कंप्यूटर एक्चुअल में हम, मतलब कंप्यूटर क्या है, एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। हमें जो हमने कोई इसको डेटा अप्लाई किया या डेटा उसको प्रोवाइड कराया, उसको वो प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक्चुअल में बस वही हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है। वो रियल में होती क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है हमारी कंप्यूटर। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा हो गया। बाकी हमें कोई डॉक्यूमेंट रीड करना है या कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है, टाइप करना है, तो बहुत सारी चीजें हम कंप्यूटर से करते हैं। तो बेसिक सी चीज होगी कंप्यूटर एक्चुअल में हमारा होता क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिजिटल कंप्यूटर की टर्म्स में, अगर आता है कि डिजिटल कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अगर वो हम उसको केवल बाइनरी के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी बोलूं तो 0 और 1 के फॉर्म में उसको अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, या उसकी पूरी पूरी प्रोसेसिंग जो हमारी डिजिटल फॉर्म में यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में हो रही है पूरी प्रोसेसिंग, तो वो एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो हम सब्जेक्ट है हमारा बेसिक सा, जो ये है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअल में दो अलग अलग पार्ट्स हैं। एक होता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर और दूसरा होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको टेबल देखने को मिल रही है यहाँ पर। ये पीडीएफ भी मैं एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर वो पीडीएफ चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन जरूर विजिट कीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एड्यूरिथम सक्सेस क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, पीडीएफ के कोर्स, इंडिविजुअल पीडीएफ के कोर्स अलग से बने हुए हैं और बहुत सस्ते भी हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो दोनों चीजें क्या है, सेपरेट है।
ये हमारा पहला पार्ट है, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से पहला पार्ट है। एक्चुअल में होता क्या है दोनों में, अगर मैं बात करूं तो इसमें ये होता है कि क्या हमारा कंप्यूटर करता है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैसे हमारा कंप्यूटर करता है। जैसे मैंने अगर डिटेल में पढ़ाया था, वहां पर भी एक एग्जांपल लिया था, मैं यहाँ पर भी अगर एग्जांपल की बात करूं कि अगर हमें कोई अपना मकान बनाना है या घर बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसका आर्किटेक्चर हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो वो तो एक्चुअल में हमारा क्या हो गया, आर्किटेक्चर जो हम डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या होता है कि देखो जितने भी हमारे घर होते हैं सब में रूम्स, हम पता ही है कि रूम्स होंगे ही होंगे। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमें यूज करनी ही होती हैं। तो जैसे अगर रूम है तो रूम होंगे ही होंगे, ठीक है, हमारे आर्किटेक्चर में आ जाएंगी चीजें। किचन होगा, किचन होगा ही होगा, घर में अगर कोई घर का हम आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर किचन होगा, हाँ किचन भी होगा ही होगा। बाथरूम वगैरह होंगे, वो बाथरूम वगैरह भी अवेलेबल होंगे ही होंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीजें हो गई जो होंगी होंगी, वो हमारे किसके अंदर आ गई, आगे आर्किटेक्चर के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि रूम अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, हमें 2 रूम बनाने हैं, 3 रूम बनाने हैं, कितने रूम बनाने हैं, और उनके रूम का साइज कितना होना है कि इतने बाय इतने का हमें रूम बनाना है, इतने बाय इतने का रूम बनाना है, या हमारा जो किचन है उसका साइज इतना रखना है, या जो हमारा बाथरूम है उसका साइज इतना रखना है। तो वो सारी जो एक्चुअल में चीजें होगी वो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, और वो कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। कहने का मतलब ये है कि क्या क्या हमारा कंप्यूटर करता है वो हमारा आर्किटेक्चर है, और कैसे कैसे करता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्लियर। इसमें अगर मैं बोलूं यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द क्या, फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये फंक्शनल बिहेवियर से डील करता है एक्चुअल में। और ये कैसा होता है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आर्किटेक्चर इंडिकेट्स इट्स हार्डवेयर, यानी कि आर्किटेक्चर जो इंडिकेट कर रहा है उसका हार्डवेयर को इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कि मान लो मुझे पता है कि मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी के लिए रैम यूज करना है, तो मुझे पता है रैम यूज करना है, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल में हार्डवेयर हो गया। कितने उसका साइज का मुझे रैम अपना यूज करना है, मतलब 4 GB लेनी है या 8 GB लेनी है, साइज कैसा है, तो वो उसकी जैसा साइज होगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो एक्चुअल में क्या किसके अंदर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। तो इस तरह से हम दोनों को इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, या इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो इनमें हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। मेरा आज का जो मेन मोटिव रहने वाला है इस लेक्चर को लेते हुए, मैं बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कम टाइम में आपको प्रोवाइड करा दूं, डिलीवर कर दूं, और समझाने की कोशिश मेरी रहेगी। यहाँ पर फोकस मेरा समझाने पर रहेगा, ना कि रीड करने पे, और ना ही मैं पूरा डेटा जो लिखा हुआ है सारा रीड करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। कुछ स्टूडेंट के कमेंट इस तरह से भी आएंगे कि सर थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि हम आप स्क्रीनशॉट ले सकें, यूट्यूब पे जो देख रहे होंगे। बेटा मैं साइड इतना ज्यादा नहीं होगा, बीच में कभी कभार हो जाऊंगा, तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आपको करना ही क्या है, एप्लीकेशन पे जाना है और वहां से पीडीएफ परचेस कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, फिर से मैंने वही स्टार्टिंग में बोला था कि इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं, और देखना मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट आपका यूनिट का भी कवर हो जाएगा। तो हमने डिफरेंस तो देख लिया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में। मैं बात करता हूं फंक्शनल यूनिट्स की, किसकी, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की अगर मैं फंक्शनल यूनिट की बात करूं तो वैसे तो हमारा क्या होता है, इसमें एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी होती है और प्रोसेसर होता है, ठीक है। क्या क्या होता है हमारा, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, यानी कि सीपीयू बोल देते हैं। सीपीयू हमारा होता है, मेमोरी होती है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये चार जो है इसकी मेन फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, और इन चारों ही को हम क्या करने वाले हैं, आने वाले अपने जो यूनिट्स हैं उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सीपीयू, तो सीपीयू जो है हमारा बना होता है, 2 सब पार्ट्स होते हैं इसके, या ये कह लो कि 2 मेन पार्ट इसमें हम यूज करते हैं। एक होता है हमारा एएलयू, जिसे हम अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, और एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। बाकी इसमें हमारे रजिस्टर्स वगैरह भी ऐड होते हैं, उनको हम नेक्स्ट यूनिट में जब हम डिस्कस करेंगे, बाकी रजिस्टर्स जो है इस यूनिट में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जो डिटेल में इसको हम देखेंगे, प्रोसेसर वाले को एएलयू वाला पार्ट, और सेकंड यूनिट में एएलयू को देखेंगे, वहां पर भी थोड़ा सा रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कंट्रोल यूनिट को हम देखेंगे, जो बहुत ज्यादा मेन पार्ट होता है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का या कंप्यूटर का भी, ठीक है। नेक्स्ट में फिर मेमोरी देख लेंगे, और लास्ट की यूनिट में इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस देख लेंगे। तो कुल मिला के मैंने क्या बताया, यहाँ पर मेन हमारी 4 फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, किसकी, कंप्यूटर सिस्टम की। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या क्या है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस आगे लिखी हुई है, पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, यहीं पर समझाने की मैं कोशिश करता हूं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं।
जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, हमने क्या करा, कुछ डेटा देना है, टाइप करना है, तो हम कीबोर्ड का यूज करेंगे। हम माउस हमारा हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गए हमारे इस तरीके से। और भी जो स्कैनर हो गया हमारा, वो भी इनपुट डिवाइस होगी। तो जो हमारे जिससे हम डेटा या कोई भी चीज अगर हम अपने सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हैं जिस डिवाइस के थ्रू, वो पेरिफेरल डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो एक्चुअल में हम एक्सटर्नली यूज करते हैं या कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से या सीपीयू से, ठीक है। तो जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है सारी वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंडर में आती हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ मेमोरी भी होती हैं। ऐसा नहीं कि मेमोरी नहीं होती, केवल पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट ही होती है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी, वो भी इनपुट आउटपुट की कैटेगरी में आती है। जैसे हमारा इनपुट डिवाइस जो डेटा हम इन करा रहे हैं जिसकी हेल्प से, वो क्या हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। प्रिंटर, वो सॉरी स्कैनर हो गया। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो जिससे कंप्यूटर हमें डेटा प्रोवाइड करा रहा है। मतलब हमने डेटा इन तो करा दिया, फिर उसमें प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग कहां हो रही है, प्रोसेसर में, यानी कि सीपीयू में हो रही है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट कहां पर डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। तो मॉनिटर क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। हमने जो डेटा, जो एक्सेल सीट या जो हमने वर्ड फाइल हमने टाइप करके कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट देके अपने तैयार किए, उसको हमें हार्ड कॉपी में लेना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटर क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, डेटा मिलता है, रिजल्ट मिलता है, किससे, कंप्यूटर से। तो वो सारी डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट आती है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस बोल लो या मेमोरी डिवाइस बोल लो या मेमोरी बोल लो। तो मेमोरी मतलब वो चीज होती है सारी, या स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं हमारी जिसमें हम अपने डेटा को टेम्परेरी या परमानेंट डेटा को स्टोर करते हैं। दोनों ही होती है, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस। में हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं, वो भी हमारी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं या स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और जिसमें हम परमानेंट या लॉन्ग टाइम के लिए हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो भी हमारी मेमोरी होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती है। जब मेमोरी वाली यूनिट को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में वहां पर देखेंगे कि कौन सी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, कौन सी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। पूरी मेमोरी हिरार्की हम वहां पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये वाला एक अपने आप में पूरा एक यूनिट है मेमोरी वाला, तो उसको वहां पर ही हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी स्टोरेज या मेमोरी डिवाइस क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। मेन पार्ट या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या होता है, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू में दो मेन पार्ट्स हमारे होते हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू। रजिस्टर्स भी इसी में ही होते हैं। रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी होती है। और सबसे फास्टेस्ट अगर मेमोरी की बात करी जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, तो वो हमारी रजिस्टर ही होती है। और वो रजिस्टर हमारा जो सीपीयू होता है उसी में ही हमारा इनबिल्ट रहती हैं वो चीजें, या जो प्रोसेसर होता है हमारा उसी में इनबिल्ट रहता है। और जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं और स्मॉल साइज होता है। जब मेमोरी हिरार्की हम देखेंगे वहां पर, तो मैं पूरी हिरार्की आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी मेमोरी है हमारी जिसकी स्पीड फास्टेस्ट होती है, और कौन सी मेमोरी ऐसी है जो स्मॉलेस्ट इन साइज होती है, और कौन सी ऐसी है जिसकी स्पीड जो है वो स्लोएस्ट होती है, यानी कि बहुत स्लो स्पीड होती है। वो सारी चीजें हम डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, तो रजिस्टर्स के बारे में मैं बता रहा था आपको। फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर सिस्टम की, लेकिन टेम्परेरी मेमोरी होती है। वहां पर कुछ ही टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, और वो भी इस तरीके से कि कोई कैलकुलेशन अगर चली, उसका कुछ रिजल्ट आया तो कुछ देर के लिए रजिस्टर में स्टोर करा दिया, देन उसके बाद उसको फिर से लिया, अगर प्रोसेसिंग हो रही है फिर परमानेंटली हमें स्टोर कराना है, तो हम कहाँ करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में ले जाके स्टोर कर लेंगे। या फिर हमारा डेटा जो है रैम में जाके स्टोर हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम मेमोरी वाली यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोसेसर का या कंप्यूटर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही है एक्चुअल में क्या, जो हमारा ब्रेन का जो रोल है मेन यहाँ पर पूरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में, अगर मैं बात करूं या जितनी भी फंक्शनल यूनिट्स है इसमें से अगर मैं बोलूं कि हमारा जो सीपीयू है उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन मेन ब्रेन जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारे दो टास्क यहाँ पर करती है। क्या? दो तरह के सिग्नल हम यहाँ पर यूज करते हैं, या दो तरह के सिग्नल यहाँ पर होते हैं, कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल ये होता है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये टाइम देता है कि इतने टाइम में आपको टास्क कंप्लीट करना है, किसको, प्रोसेसर को। दूसरा टाइमिंग हो गया कंट्रोल सिग्नल, यानी कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जितनी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है, जितनी स्टोरेज या मेमोरी एलिमेंट या मेमोरी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, या जो भी कैलकुलेशन हमारी एएलयू में हो रही है, तो उसमें कौन सी कैलकुलेशन होनी है, मतलब एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, मल्टीप्लिकेशन होना है, वो सारी चीजें पूरे कंप्यूटर को कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट बताती है, जिसमें कंट्रोल सिग्नल हम यूज करते हैं, ठीक है।
कौन सा हमारा सिस्टम जो भी फंक्शनल यूनिट है कौन सी बस, कौन सी एड्रेस बस को यूज करेगा, कौन सी डेटा बस को यूज करेगा, कौन सा हमारा कंट्रोल बस को यूज करेगा, किस टाइम के लिए यूज करेगा, कितने टाइम के लिए यूज करेगा, जो भी टोटल हमारा यहाँ पर जिस तरह का भी पूरा यहाँ पर जो भी सिनेरियो रहता है या जो भी हमारा यहाँ पर वर्क या प्रोसेसिंग होती है वो सारी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही होती है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल हो रही होती है, कंट्रोल सिग्नल के थ्रू। और टाइमिंग भी किस पर डिपेंड करती है, कंट्रोल सिग्नल का जो टाइमिंग सिग्नल होता है हमारा कंट्रोल यूनिट का, वही हमें बताता है कि इतने टाइम में ये प्रोसेसिंग यहाँ पर प्रोसेसर को कंप्लीट करनी है। तो ये हमारा फंक्शनल यूनिट्स थी कंप्यूटर की जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी, और आई होप आपको ये सारी फंक्शनल यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लिखना कैसे है, क्या लिखना है। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर ये यहाँ पर इस तरह से स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर देंगे कि जो हमारा कंप्यूटर मतलब ये डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है, और उसके बाद हमारा 4 टाइप्स की मेनली यहाँ पर फंक्शनल यूनिट्स हो गई, और इसके बाद 1 बाय 1 एक एक यूनिट को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि सीपीयू हो गया सबसे पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है, और इसमें मैंने बताई दिया मेन ब्रेन कौन सा है, हमारा कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स हैं इसमें, एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी तरह के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो मैं पीछे बताना भूल गया यहाँ पर एएलयू को। यहाँ पर क्या है, एएलयू क्या होता है हमारा, जितने भी तरह के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि जो भी कैलकुलेशन हमारी सिस्टम की होनी है कहां होगी, एएलयू के अंदर होगी। लेकिन कौन बताएगा कि एडिशन होना है या सब्ट्रैक्शन होना है या मल्टीप्लिकेशन होना है या डिवीजन होना है या एंड ऑपरेशन होना है या और ऑपरेशन होना है या लेस देन होना है या ग्रेटर देन होना है, मतलब लॉजिकल हो या अरिथमेटिक हो, कोई सा भी ऑपरेशन हो, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है ये कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो जो भी हमारी कैलकुलेशन होनी है पूरी की पूरी वो कहां होगी, एएलयू के अंदर होती है, चाहे वो अरिथमेटिक टाइप हो या वो लॉजिकल टाइप हो। क्लियर। इसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करती है, 2 तरह के सिग्नल जनरेट करती है, एक तो कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल मतलब क्या करना है, टाइमिंग सिग्नल मतलब कितने टाइम में करना है। क्लियर, यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिख देंगे, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हमें जो भी हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर को जो भी हमें डेटा इन कराना है, यानी कि प्रोसेसर को जो भी हमें डेटा देना है वो हम किसके हेल्प से देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से देते हैं। हार्डवेयर हमारे होते हैं इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो कीबोर्ड हमारा हो गया, माउस हमारा हो गया, स्कैनर हमारा हो गया, ये माइक जो मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं ये भी हमारा क्या है, एक तरह से इनपुट सिग्नल है। तो इनपुट डिवाइसेस, सॉरी, तो बहुत सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और भी आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, 2-4 एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो जो हमें, जो हमारा प्रोसेसर है वो हमें डेटा किस में देगा, वो आउटपुट डिवाइस में देगा। मतलब हमने जो इनपुट दिया उसको उसने प्रोसेसर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ उस रिजल्ट को वो कहां पर शो करेगा, कहां पर डिस्प्ले करेगा, किस फॉर्म में वो हमें देगा, वो सारी डिवाइसेस कौन सी होंगी, वो सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होंगी। जिसमें हमारा मॉनिटर हो गया जिसपे हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है, जिसमें हमारा प्रिंटर हो गया जिसमें हमें हार्ड कॉपी मिल जाती है प्रिंट होके। इस तरीके से जैसे जो भी हमारा लाउड स्पीकर हमारा हो गया, इस तरीके से जो भी हमारा स्पीकर जो हमारे होते हैं, देखो ये माइक है और जो स्पीकर होता है, स्पीकर जहां से हमारा साउंड हमारा आउट होता है, तो वो हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेस वहां पर हो गए। क्लियर, आई होप आपको ये आउटपुट डिवाइसेस भी समझ में आ गए होंगे। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मेनली यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, एक तो डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ बसेस की। ठीक है, अब हमने ठीक है डिवाइसेस तो ले ली, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास हो गई, प्रोसेसर हमारे पास हो गया, मेमोरी हमारे पास हो गई। प्रोसेसर में भी अगर मैं बात करूं तो सीपीयू में हमारा एएलयू हमारा हो गया, कंट्रोल यूनिट हमारा हो गया। ये डिवाइसेस डेटा को कैसे ट्रेवल हो रहा है, डेटा उसमें डेटा कैसे जा रहा है हमारा, कैसे हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है सभी डिवाइसेस को, सारे फंक्शनल यूनिट्स को कैसे वो कंट्रोल कर रहा है। जो कंट्रोल यूनिट है वो कैसे जनरेट कर रहा है कंट्रोल सिग्नल, वो कैसे जनरेट कर रहा है टाइमिंग सिग्नल, वो कैसे जो डेटा है हमारा मेमोरी से प्रोसेसर की एएलयू में कैलकुलेशन होने के लिए जा रहा है, और कैलकुलेशन होके वो डेटा फिर से सेव होने मेमोरी में वो कैसे जा रहा है, डेटा किस एड्रेस, किस पर्टिकुलर एड्रेस से डेटा हमारा लेके आना है, किस पर्टिकुलर एड्रेस पे ले जाके डेटा हमारा सेव होना है, वो सारी की सारी चीजें कहां पर होंगी, वो सारी की सारी चीजें हमारी होंगी बसेस में। तो बसेस
जैसे अगर आप मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट की, रियल में ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो बस क्या करती है, एक किसी पर्सन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाकर क्या करते हैं, ड्रॉप कर देती हैं। तो मतलब एक जगह से किसी पर्सन ने बैठा, कोई पर्सन बस में, और वो जाके दूसरी लोकेशन पे जाके उतर गया, तो बस ने क्या करा, वहां पर उसको वहां पर रिसीव किया, रिसीव करके वहां पर यानी कि पिक करके वहां से और कहां पर उसकी डेस्टिनेशन पे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो बस यही इसी बेसिस पे हमारी तीन तरह की हम यहाँ पर बसेस पढ़ते हैं, तीन तरह की हमारी बसेस होती हैं। कौन कौन सी बसेस होती हैं? जो एड्रेस को कैरी करें, जो एड्रेस को कैरी करें, जो ये बताए कि कौन से पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा डेटा है जो हमें फैच करना है, यानी कि मेमोरी के किस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा डेटा सेव है, स्टोर है, जिस डेटा को हमें फैच करना है, और मतलब किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डेटा को या किस पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा को हमें सेव करना है, स्टोर करना है। तो वो सारी चीजें, वो सारी किसके अंडर में आएंगी? एड्रेस बसेस के अंदर में आएंगी। अब डेटा भी तो ट्रेवल कर रहा है, कहां से? मेमोरी से प्रोसेसर में गया, प्रोसेसर में एएलयू में गया, रजिस्टर्स में गया, रजिस्टर से एएलयू में गया, वहां पर कैलकुलेशन हुई, वहां से फिर रजिस्टर में स्टोर हुआ, रजिस्टर से फिर मेमोरी में जा रहा है। तो डेटा भी ट्रेवल कर रहा है, और कहां कहां मूव कर रहा है? मेमोरी से प्रोसेसर, प्रोसेसर से मेमोरी, और इनपुट से इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर, और प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइसेस। तो जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो सब जगह पर, वो कहां पर, किसके थ्रू या किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है डेटा बसेस के थ्रू। तो वहां पर जो हमारा डेटा को ट्रेवल करते हैं, जहां पर डेटा जिस बसेस में मूव होता है, वो एक्चुअल में हमारी क्या होती है? डेटा बसेस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बसेस, यानी कि जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जो कंट्रोल सिग्नल है वो भी तो ट्रेवल करेंगे। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा एएलयू को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? तो कहां से आएगा? कंट्रोल यूनिट से सिग्नल आएगा। किसके थ्रू आएगा? कंट्रोल बस के थ्रू आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हल्का सा मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूं कि बस इज द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट हैज डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करना है डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जो बसेस है वो क्या कर रही है? एक्चुअल में डेटा को कैरी कर रही है, कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी कर रही है, टाइमिंग सिग्नल्स को कैरी कर रही है, एड्रेस को, पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा स्टोर होना है, पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा फैच होना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन किस पर है? एड्रेस बसेस पर है। बस इज ए कम्युनिकेशन पाथवे, यानी कि जो कम्युनिकेशन का पाथ है हमारा एक्चुअल में, वो क्या है? हमारा बस है यहाँ पर। ठीक है, एक से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में। बस इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स या लाइंस, यानी कि जो बस एक्चुअल में अगर देखेंगे प्रोसेसर या सीपीयू को ओपन करके, तो बस एक्चुअल में होता क्या है? जो ग्रुप होता है हमारे वायर्स का, वही एक्चुअल में हमारा क्या होता है? बसेस कहलाती है। ठीक है, ये बस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइंस होती हैं उसमें। ईच लाइन इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल रिप्रेजेंटिंग 0 और बाइनरी 1 और 0 की फॉर्म में, मतलब डेटा क्या होता है? वहां पर ट्रेवल होता है। तो डेटा बस हमारी डेटा बस के लिए होगी, एड्रेस बस हमारी एड्रेस के लिए हो गई, और कंट्रोल बस हमारी कंट्रोल सिग्नल के लिए होगी। तीनों की चीज, तीनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, और तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेंशन भी ऑलरेडी। ये पीडीएफ आपको मिली जाएगी। जैसे डेटा बस की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करती है? डेटा को ट्रेवल कराने के लिए बिटवीन टू कंपोनेंट्स या टू एंड मोर कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को ट्रेवल कराने के लिए बाई डायरेक्शनल होती है। ये ध्यान रखेंगे। एड्रेस बस जो है वो हमारी यूनि डायरेक्शनल होती है, जबकि डेटा बस जो है वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। जहां तक मुझे लगता है बाई डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल का आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ईच लाइन कैन कैरी ओनली 1 बिट एट अ टाइम। और जो हमारी लाइन है, जो बस है हमारी, उसमें जो एक एक लाइन है अलग अलग, तो एक लाइन में केवल एक ही बिट एक ही टाइम पे हमारी क्या हो सकती है? ट्रेवल कर सकती है। क्लियर? अब मैं बात करूं एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है हमारी। एड्रेस बस क्या कर रही है? एक्चुअल में बता रही है कि किस पर्टिकुलर एड्रेस पे से डेटा लेके आना है। उस पर्टिकुलर डेटा एड्रेस पे, मेमोरी के उस पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा है, उसको फैच करना है, या इस डेटा को उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डेटा को, या उस पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेस पे डेटा को स्टोर कराना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंट्रोल बस भी हमारी क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। तो ध्यान रखिएगा, डेटा बस और कंट्रोल बस हमारी बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, और यस कंट्रोल सिग्नल फ्लो होते हैं। और जो एड्रेस बस है उसमें केवल यूनि डायरेक्शनल होती है, उसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, या एक ही डायरेक्शन में हमारा उसमें मूव करता है। ठीक है, तो जो एड्रेस बस है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, बाकी दोनों की दोनों क्या होती है? हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इसमें जो हमारा टाइमिंग सिग्नल्स हैं और जो कमांड सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो टाइमिंग सिग्नल इंडिकेट द वैलिडिटी ऑफ द डेटा एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डेटा है हमारा, ये जो एड्रेस इंफॉर्मेशन है, उसकी वैलिडिटी मतलब कितने पर्टिकुलर टाइम में डेटा हमारा प्रोसेस होना है, कितने पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा फैच होना है,
कितने पर्टिकुलर टाइम में जो हमने डेटा प्रोसेस होकर रिजल्ट हमारा निकला उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होना है, वो किसके अंदर आएगा, टाइमिंग सिग्नल के अंदर आएगा। और कमांड सिग्नल के अंदर क्या आएगा, स्पेसिफाई ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब एएलयू में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एडिशन होना है या मल्टीप्लिकेशन होना है या एंड ऑपरेशन होना है या और ऑपरेशन होना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, कमांड सिग्नल के अंदर आएंगी। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं और आई होप आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इस सब्जेक्ट में। तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे तो बिल्कुल बोर नहीं होंगे। मैं बिल्कुल इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट करके रखूंगा आपका, और चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है चीजें तो एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जो भी सेकंड ईयर के सीएस के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। ये डायग्राम बना देंगे। तो बस का क्वेश्चन अगर आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस एक्सप्लेन करने के लिए आती है, क्या होता है बस ये पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है जो मैंने यहाँ तक बताई। ये डायग्राम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें बस आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन में एक तो डेजी चैनिंग मेथड है, एक पोलिंग मेथड है, ये मैंने डिटेल लेक्चर में पढ़ा रखा है तो वहां से आप पढ़ लेंगे। बेसिकली मैं बता देता हूं कि बस आर्बिट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास तीन बसेस हैं, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, सिग्नल बस है। प्रायोरिटी देखी जाती है, प्रायोरिटी की किस टाइम पे कौन सी चीज या कौन सी बस जो है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसको हमें एक्चुअल में प्रायोरिटी के बेसिस पे किसको सबसे पहले यूज करना, वही हमारा आर्बिट्रेशन है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास हैं ऑलरेडी, उनमें से हमें क्या करना है कि कौन सी रिक्वेस्ट को पहले हमें लेना है और उसे प्रोसेस करना है। मतलब हमें डेटा मूव कराने की रिक्वेस्ट है, हमारे पास डेटा को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाने की, एड्रेस की हमें नीड है, वहां पर कंट्रोल सिग्नल की वहां पर रिक्वेस्ट है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो काफी सारी चीजें या काफी सारी रिक्वेस्ट जब एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ जनरेट हो जाती हैं तो उसमें प्रायोरिटी देखी जाती है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा, वो कंप्लीट होने के बाद सेकंड के बाद थर्ड। तो वही एक्चुअल में जो प्रोसेस है वही हमारा क्या कहलाता है, बस आर्बिट्रेशन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल रिक्वेस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रायोरिटी गिवन टू वन ऑफ देम इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन, यानी कि किसको प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी देने का तरीका, ये आर्बिट्रेशन जो है वो हमारा एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक तो सेंट्रलाइज्ड या लोकलाइज्ड मेथड होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड होता है, ठीक है। इसमें हमारा अगर मैं सेंट्रलाइज्ड या लोकलाइज्ड मेथड की बात करूं तो इसमें हमारा एक आर्बिटर होता है। आर्बिटर मतलब इन सेंट्रलाइज्ड स्कीम अगर मैं बात करूं, ए सिंगल हार्डवेयर डिवाइस, सिंगल हार्डवेयर डिवाइस रेफर टू एज बस कंट्रोलर या आर्बिटर जिसको हम बोलते थे, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग टाइम ऑन द बस, यानी कि किस टाइम पर कौन सी बस एलोकेट होनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर्बिटर के या बस कंट्रोलर के ऊपर। तो जिसमें हमारा बस कंट्रोलर या बस आर्बिटर यूज होता है वो एक्चुअल में हमारा या जो रेस्पॉन्सिबल होता है कि किस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए किसको कौन सी बस हमें एलोकेट करानी है, वो किस मेथड के अंदर आता है, सेंट्रलाइज या लोकलाइज मेथड के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोलर, इसमें कोई कंट्रोलर नहीं होता, कोई आर्बिटर इसमें यूज नहीं होता है। रेदर ईच मॉड्यूल, बल्कि क्या होता है कि जो ईच मॉड्यूल यानी कि जो सारे मॉड्यूल है हमारे कंटेन एक्सेस कंट्रोल लॉजिक, जो मतलब सबके पास क्या होता है, एक्सेस करने का कंट्रोल लॉजिक वहां पर होता है, यानी कि कंट्रोल लॉजिक सबके पास अवेलेबल होता है। एंड द मॉड्यूल एक्ट टुगेदर टू शेयर द बस, और वो क्या कर सकते हैं, मतलब एंड द मॉड्यूल एक्ट टुगेदर, और एक साथ बस को शेयर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेबल रहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो मेथड हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड या डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम होती है। तो दो तरह के हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, बस आर्बिट्रेशन के यहाँ पर मेथड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैंने जो बताए आपको इसमें जो डेजी चैनिंग है, पोलिंग मेथड है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने डिटेल लेक्चर में पढ़ाया है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो रजिस्टर्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बेटा ये। तो रजिस्टर्स सबसे पहले तो बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रजिस्टर्स होते क्या हैं और वो कैसे डिजाइन होते हैं, किससे बने होते हैं, क्या टर्म हमें इसमें फ्लिप फ्लॉप टर्म आती है जिससे हमारे रजिस्टर डिजाइन होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं आपको पहले बेसिक सा बता देना चाहता हूँ रजिस्टर्स के बारे में कि रजिस्टर जो है एक तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट है हमारा, या मेमोरी है किसकी, हमारे प्रोसेसर की, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट है। साइज में बहुत स्मॉल होते हैं और अगर ज्यादा साइज हम इनके बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इनकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं।
तो एक्चुअल में जो रजिस्टर्स बने होते हैं बेटा, वो रजिस्टर बनते हैं फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक हमारा 1 बिट मेमोरी, 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट कहलाता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। तो एक जो फ्लिप फ्लॉप होता है हमारे टोटल मेनली जो 4 टाइप के हम फ्लिप फ्लॉप देखते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप हमारे होते हैं, एक हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक होता है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, एक होता है टी फ्लिप फ्लॉप और एक होता है डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये एक्चुअल में जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये क्या होते हैं? 1 बिट स्टोरेज मेमोरी एलिमेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, कोई सा भी अगर हम फ्लिप फ्लॉप ले लें तो एक फ्लिप फ्लॉप में एक टाइम पे केवल 1 बिट स्टोर होती है। तो अब जब हम अपने रजिस्टर डिजाइन करते हैं तो मोस्टली जो रजिस्टर हम यूज करते हैं अपने प्रोसेसर में वो 16 बिट के होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम 16 बिट के रजिस्टर्स यूज करें, 8 बिट के रजिस्टर्स भी यूज कर सकते हैं और 32 बिट्स के रजिस्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं वो होते हैं हमारे 16 बिट के रजिस्टर्स, ठीक है। तो 16 बिट के रजिस्टर्स अगर हमें डिजाइन करने हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज होंगे? हमारे टोटल 16 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। किसी भी एक इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप से हम डिजाइन कर सकते हैं अपने रजिस्टर्स को। सपोज करो हमने डी फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर को डिजाइन करना है और 4 बिट का रजिस्टर हमने डिजाइन करना है, तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप हम क्या करेंगे? उसमें यूज करेंगे। तो 4 फ्लिप फ्लॉप हमने डी फ्लिप फ्लॉप हमने यूज करे, तब जाके वो एक रजिस्टर बनेगा हमारा कितने बिट का? 4 बिट का। क्यों? क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप होता है, एक फ्लिप फ्लॉप एक टाइम पर 1 बिट को स्टोर करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट या 1 बिट मेमोरी एलिमेंट हम फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं। और फ्लिप फ्लॉप से हमारे रजिस्टर्स डिजाइन होते हैं। तो रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर्स क्या है? हमारी एक मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है, और जो टेम्परेरी डेटा को हम स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा जो प्रोसेसर होता है उसी में हमारा क्या होते हैं? इनबिल्ट्स होते हैं। तो अब रजिस्टर क्या है? अगर यहाँ पर डेफिनेशन की भी मैं बात करूं लिखने के लिए भी, कि तो रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेली, और दो तरह से यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, यूजर विजिबल रजिस्टर एंड कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम रजिस्टर्स यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, हमारे डेटा रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं। तो ये पीडीएफ जैसा कि मैंने आपसे बोला ही है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। तो चलिए मैं इसका बेसिक आपको रजिस्टर्स के बारे में, जितने मेन रजिस्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, और आप आगे समझेंगे। अभी तो आई होप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल यहां पर लेके चल रहा हूं। कोई हमारे पास मेमोरी है जिसका साइज की अगर मैं बात करूं तो 4096 उसका साइज है, और साथ में ये अगर मैं बोलूं 16, तो 16 एक्चुअल में क्या है? ये जो वर्ड है, साइज ऑफ वर्ड होता है हमारा, साइज ऑफ वर्ड, ठीक है, साइज ऑफ वर्ड होता है 16, यानी कि जो हमारा एक वर्ड होगा, जो डेटा होगा हमारा, टोटल कितने बिट्स का होगा? मैक्सिमम 16 बिट का होगा। तो ऐसा नहीं, ये तो मैंने वर्ड की फॉर्म में बोल दिया है। आपको अगर बोले मेमोरी तो बाइट, यानी कि 1 बाइट मेमोरी एलिमेंट अगर हम कह सकते हैं, या 1 बाइट की मेमोरी या 2 बाइट की मेमोरी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो 2 बाइट हमारा यहाँ पर बनना है, टोटल 16 बिट या 16 हमारा जो वर्ड का साइज है वो कितना है? 16 बिट है, ठीक है। और टोटल मेमोरी एलिमेंट ये क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे हैं, यानी कि उस मेमोरी में हम 4096 वर्ड जो है वो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल साइज का कितना होगा? 4096। एक छोटी सी मैंने यहाँ पर मेमोरी ली है एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। तो अब मैं अगर इस मेमोरी की बात करूं यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारी मेमोरी होती है, जो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग उसमें डिवाइड रहती है, अलग अलग वर्ड्स हमारे इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स हमारे होते हैं। तो 4096 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर 12। अब ये जो 2 की पावर 12 जो है, ये क्या यहाँ पर मतलब इसका रोल क्या है? कि 2 की पावर जो 12 है एक्चुअल में, जैसे 16 है तो 2 की पावर 4 हम लिख देंगे इसको, कि जो वर्ड का हमारा साइज है वो कितना है? 2 की पावर 16 है। और ऐसी में अगर इसके बात करूं 4096 की, तो 2 की पावर कितनी हो गई हमारी? 12। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो इसका हमारा मेमोरी जो लोकेशन हमारी एड्रेस, जो एड्रेसेस हमारे होंगे एक्चुअल में, वो कितने कितने बिट के होंगे? टोटल 12 बिट के उनके एड्रेसेस होंगे। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एड्रेस होगा वो क्या होगा? 0000000 कितने टाइम? 12 टाइम। फिर 00000 लास्ट में 12 टाइम पोजीशन पे क्या होगा? 1। ऐसे ही लास्ट वाला जो होगा 11111 कितने टाइम होगा? 12 टाइम। यानी कि 2 की पावर 12 क्या हमारा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? जो एड्रेस का साइज है एक्चुअल में वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है हमारा 12, ठीक है। तो ये मेमोरी के बारे में मैंने बताया। अब ये जो रजिस्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे, ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं, यहाँ पर मैं इनको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और इनमें मेन जो हमारा होता है वो होता है इनके साइज कैसे हम,
जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसके बेसिस पर इनके साइज क्या होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइज के रजिस्टर्स हमारे होते हैं, मैंने पहले भी बोला। मेनली जो हम यूज करते हैं वो 16 बिट के हम रजिस्टर्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि 16 बिट का ही हमें रजिस्टर यूज करना है, हम उसमें टोटल 12 बिट के रजिस्टर्स भी होते हैं, हमारे 8 बिट के रजिस्टर्स भी होते हैं। तो अब मैं इसमें इस एग्जांपल के तौर पे आपको कौन सा कितने बिट का होगा वो समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा रजिस्टर आता है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा रजिस्टर आता है वो है हमारा एड्रेस रजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में AR बोल देते हैं, ठीक है। क्या है एड्रेस रजिस्टर? इस एग्जांपल की बात मैं करूं अगर, तो एड्रेस रजिस्टर का हमारा क्या काम होता है, मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी में जो लोकेशन है जिस पर डेटा हमारा स्टोर है, या वो मेमोरी की लोकेशन या कोई ऐसा एड्रेस जहां से हमें डेटा को फैच करना है। तो वो एक्चुअल में जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें हमारा जो एड्रेस होता है वो कौन से रजिस्टर में स्टोर होगा, एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा। अब इस एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि एड्रेस रजिस्टर का साइज कितना होगा, तो मैंने अभी आपको यहां पर बताया जो हमारे एड्रेसेस हैं इस एग्जांपल के बेसिस पे 2 की पावर 12 हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर एड्रेस का जो साइज होगा वो कितने बिट का होगा, टोटल 12 बिट का होगा। तो इसलिए एड्रेस रजिस्टर का जो साइज होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 to 11। 0 to 11 का मतलब यहाँ पर आप समझना है 0 to 11 का मतलब हो गया 12, टोटल 0 से लेके 11 का मतलब हो गया 12। यानी कि जो एड्रेस रजिस्टर का साइज है यहाँ पर इस एग्जांपल इस मेमोरी के साइज के बेसिस पर अगर मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये ऐसा मत समझ लेना कि एड्रेस रजिस्टर का साइज टोटल 12 बिट ही होता है, नहीं। मैं इस एग्जांपल के बेसिस पे यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो टोटल कितने बिट का हो गया, 12 बिट का यहाँ पर क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। या इसका साइज कितना हो गया यहाँ पर, 12 बिट इसका साइज हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस रजिस्टर हो गया हमारा, कहां से डेटा फैच करना है या कहां पर डेटा को स्टोर कराना है वो कहां पर होगा, हमारा एड्रेस कहां पर स्टोर होगा टेम्परेली, कहां पर, एड्रेस रजिस्टर में। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा रजिस्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है और मेन रोल इसी का ही है। डेटा, डेटा इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है। डेटा रजिस्टर एक्चुअल में क्या स्टोर हो रहा है, वहां पर टेम्परेली डेटा स्टोर हो रहा है। अब हमें एड्रेस तो पता चल गया कि किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हमारा एड्रेस है जिस पर हमारा डेटा स्टोर है जो हमें फैच करना है, या हमारे पास ऑलरेडी डेटा है जो हमने कैलकुलेशन करी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक्यूमुलेटर ALU में हुई है ऑपरेशन परफॉर्म, उसको हमने क्या करना है, मेमोरी लोकेशन पे पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन या एड्रेस पे हमें डेटा को क्या कराना है, स्टोर कराना है। तो वो जो डेटा होगा एक्चुअल में वो टेम्परेली हमारा कहां पर स्टोर होगा, डेटा रजिस्टर में। अब इस डेटा रजिस्टर का साइज कितना होगा, तो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है उसका साइज कितना है, 16 बिट। 16 बिट मतलब 2 बाइट, 2 बाइट मतलब यहाँ पर 16 बिट का हमारा क्या है कि डेटा का जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो कितने बिट का हो सकता है, यहाँ पर टोटल 16 बिट का, मतलब एक पर्टिकुलर एड्रेस पर 16 बिट का हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो इसलिए हमारे इस डेटा रजिस्टर का साइज कितना हो जाएगा, 0 to 15, कितना हो जाएगा, 0 से लेके 15 तक, मतलब टोटल कितना हो गया, 16 बिट हमारा इसका एड्रेस डेटा रजिस्टर का यहाँ पर साइज हो गया। क्लियर? अब मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट रजिस्टर की, एक्यूमुलेटर की। बेटा मैं थोड़ा सा स्पीड से नहीं चल रहा हूं इस लेक्चर में, इस वन शॉट वीडियो में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट, जैसे मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है तो उसकी वीडियोस जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो भी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड से बोलते हैं, स्पीड से पढ़ाते हैं, हमें स्पीड बढ़ा के देखने की जरूरत नहीं होती, और कभी कभी तो हमारी कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा स्लो बोला करें। तो इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं या स्लो बोल रहा हूं, तो आप आपके यूट्यूब में ऑप्शन होता है और जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वहां पर भी एक ऑप्शन होता है स्पीड को बढ़ाने का, ठीक है। तो 1 पे ना देख के आप 1.5 पर भी देख सकते हैं वीडियो को। तो डेटा रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। मतलब जैसे हमने कोई ALU में कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन जो हमने करी उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने थोड़ी देर सेव कराना है, फिर दूसरी कैलकुलेशन में उसको ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है डेटा को, या उसको मल्टीप्लाई करना है। तो वो टेम्परेली जो डेटा हमने स्टोर कराया है कैलकुलेशन के बाद, वो कहां पर होता है, हमारा एक्यूमुलेटर में होता है। या जैसे हमें डेटा लेना है किसी कैलकुलेशन को करने के लिए ALU में, तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे LDA हमारी एक कमांड होती है, LDA का मतलब क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर, और कोई यहाँ पर मेमोरी का लोकेशन लिखा हुआ होगा, वहां से क्या होगा, डेटा जो भी डेटा होगा वो फैच होगा और एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, ऐड B कर देंगे, ADD कर देंगे। तो रजिस्टर B में जो भी डेटा हमारा होगा वो एक्यूमुलेटर में जो हमारा डेटा स्टोर होया था वहां वो उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कहां पर जाकर, ALU में जाकर, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में भी क्या हो रहा है, एक्चुअल में डेटा स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है हमारा टेम्परेरी। तो वो जो डेटा स्टोर हो रहा है, तो डेटा का साइज मैंने आपको बताया है अभी कितने बिट का है, 16 बिट का है। तो इसलिए हमारा जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा उसका साइज भी कितना हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा। तो मतलब 0 to
15। ये क्या हो गया हमारा एक्यूमुलेटर का साइज हो गया। कितने साइज का होता है एक्यूमुलेटर यहाँ पर इस एग्जांपल के बेसिस पर कितने साइज का होगा हमारा 16 बिट का एक्यूमुलेटर होगा। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर, ये डायरेक्ट डेफिनेशन के तौर पे पूछ लिए जाते हैं रजिस्टर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। डेटा रजिस्टर हो गया, एड्रेस रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। अब मैं बात करूं प्रोग्राम काउंटर की, तो प्रोग्राम काउंटर एक्चुअल में क्या है? प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है हमारा, जो कैलकुलेशन हमारी चल रही है, जिस इंस्ट्रक्शन या जो मेमोरी लोकेशन से हमने डेटा को फेच कर लिया है, जो करंट में हमारा रनिंग में है इंस्ट्रक्शन, जो एग्जीक्यूशन हमारा करंट में चल रहा है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन से हमने डेटा को लिया है, उससे जो नेक्स्ट हमारी लोकेशन होगी उसका डेटा इसमें क्या हो जाता है, वो लोकेशन क्या, वो एड्रेस क्या हो जाता है, इसमें एड्रेस स्टोर हो जाता है प्रोग्राम काउंटर में। तो एक्चुअल में प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस को इंडिकेट करता है। मतलब जैसे मैंने किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहां से कोई मेरी एक लोकेशन है I1 और यहां पर कोई लोकेशन है I2, तो मेरा जो इस टाइम पर करंट में एग्जीक्यूशन चल रहा है वो इस लोकेशन से चल रहा है I1 से। मैंने I1 से डेटा को फैच किया हुआ है और ALU में उसकी कैलकुलेशन चल रही है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो I2 होगा। तो I2 का हमारा जो प्रोग्राम काउंटर में हमारा एड्रेस सेव होगा या प्रोग्राम काउंटर में जो हमारा एड्रेस इंडिकेट हो रहा होगा वो एक्चुअल में कौन सा हो रहा होगा उस टाइम पे I2। मतलब जो नेक्स्ट एड्रेस है हमारा वो हमारा क्या हो रहा होगा, प्रोग्राम काउंटर में सेव हो रहा होगा, वो हमारा एक तरह से उसमें इंडिकेट हो रहा होगा। तो प्रोग्राम काउंटर एक्चुअल में क्या बताता है, जो नेक्स्ट हमारा एड्रेस है, जो करंट में एड्रेस चल रहा है, जहां से हमने लिया है लोकेशन से, पर्टिकुलर लोकेशन से या करंट एड्रेस से, वो एग्जीक्यूशन के लिए वो चल रहा है एग्जीक्यूशन, तो उससे अगली नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा। क्लियर? तो वो वाला हमारा क्या प्रोग्राम काउंटर हमारा बताता है नेक्स्ट एड्रेस को। तो ये किसको बता रहा है, एड्रेस को बता रहा है। और एड्रेस मैंने बताया अभी कितने कितने बिट का है, 12 बिट का है। तो इसलिए प्रोग्राम काउंटर का भी जो साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 to 11। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 12 बिट का इसका साइज हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। अब ये मत कहना, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर प्रोग्राम काउंटर जो होता है उसका साइज 16 बिट होता है। नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है कि जो हमारी मेमोरी है वो कितने साइज की है, उसी के अकॉर्डिंग इनके साइज होते हैं रजिस्टर्स के। ठीक है? अगर आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ रहे होंगे 8085 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे होंगे वहां पर, तो उसमें क्या होगा, 16 बिट के हमारे एड्रेस लोकेशंस होती हैं, 16 बिट का उसमें एड्रेस होता है, 16 बिट की उसमें एड्रेस बसेस होती हैं। तो उसका प्रोग्राम काउंटर भी कितने का होता है, 16 बिट का होता है। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को बताने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर फॉर्मेट दिखा देना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उसका फॉर्मेट जो होता है, रियल में जो फॉर्मेट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक को मैंने यहाँ पर आई से इंडिकेट किया है। ये एक्चुअल में क्या बताता है, एड्रेसिंग मोड बताता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हमने इस टाइम पे ले रखी है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एक्चुअल में, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा LDA या एड बी जो भी है, तो इंस्ट्रक्शन में हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट होता है आई जो मैंने इंडिकेट किया है, ये क्या इंडिकेट करता है, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है अभी आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें एड्रेसिंग मोड ही है। डायरेक्ट एड्रेसिंग है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, ये किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। तो आई की ये जो होता है ये 1 बिट होता है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज हो रही है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो समझ लीजिएगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यहाँ पर यूज हो रही है। नेक्स्ट आता है ऑप कोड। ऑप कोड इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा MOV A,B, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी रजिस्टर है उसमें जो डेटा है वो मूव होगा किसमें, रजिस्टर A यानी कि एक्यूमुलेटर में। तो MOV हमें बता रहा है कि क्या होना है एक्चुअल में A और B, रजिस्टर A और B के डेटा के बीच में क्या होना है एक्चुअल में। तो ये कौन बता रहा है, MOV, मतलब मूव होगा डेटा कौन सा, रजिस्टर B का, किसमें, एक्यूमुलेटर में या रजिस्टर A में। तो ये मूव हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, ऑप कोड हो गया। तो ऑप कोड क्या होता है हमारा, ऑप कोड होता है कि एक्चुअल में इस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा ऑपरेंड। ऑपरेंड एक्चुअल में क्या होता है, ऑपरेंड होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर्स लिखे, रजिस्टर्स, या यहाँ पर मैंने मेमोरी लोकेशन लिखी, या मैंने यहाँ पर डेटा लिखा, तो वो एक्चुअल में जो हमारा डेटा है उस डेटा को इंडिकेट करने के लिए, या वो जो हमारा डेटा इंडिकेट हो रहा है, मेमोरी लोकेशन इंडिकेट हो रही है, वो एक्चुअल में हमारी क्या होती है, ऑपरेंड होती है। क्या होती है, ऑपरेंड होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एड्रेस की, तो मैंने जैसे रजिस्टर A B की यहाँ पर बात की, तो रजिस्टर A में या B में जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन या जो डेटा है हमारा एक्चुअल में किस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो सेव है,
वो एड्रेस एक्चुअल में हमारा इंडिकेट करेगा। तो ऑपरेंड मैंने जैसे इस एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एड्रेस का साइज अगर मैं बात करूं तो 12 बिट का है, तो ऑपरेंड का साइज यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 to 11, यानी कि टोटल 12 बिट का साइज हो जाएगा। 1 बिट हमने यहाँ पर ले ली तो कितनी हो गई 13 बिट होगी, बची कितनी 16 बिट में से हमारी 3 बिट्स, तो 3 बिट का हमारा यहाँ पर क्या होगा ऑप कोड होगा। तो टोटल अगर 16 बिट की हमारी इंस्ट्रक्शन है तो वो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। इस तरह से इंस्ट्रक्शन का हमारा फॉर्मेट बना होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन हमारी इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बताया, तो कितने बिट का यहाँ पर हो रहा है, तो वो हो रहा है 16 बिट का टोटल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, यानी टोटल इंस्ट्रक्शन कितने बिट की हमारी यहाँ पर हो रही है, टोटल इंस्ट्रक्शन हो रही है हमारी 16 बिट की। तो इसलिए हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज कितना हो जाएगा 16 बिट, मतलब 0 to 15, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा उसका साइज कितना होगा, टोटल 16 बिट का उसका साइज होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होता क्या है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो सेव होती हैं। एक्चुअल में क्या इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो सारा हमारा इंस्ट्रक्शन से पता चलता है, या कमांड हम इनको बोल देते हैं। वो सारे कहां पर स्टोर होते हैं, टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर जो होता है ये भी हमारा 16 बिट का होता है। और क्यों 16 बिट का होता है, क्योंकि हमारा 0 to 15 हो गया। क्यों? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए, कुछ अगर डेटा हमारा कहीं पर है उसको टेम्परेरी में कुछ टाइम के लिए वैसे ही स्टोर करना है, तो वो हमारा कहां पर स्टोर होगा, टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं तो इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर। ये एक्चुअल में क्या है, जो इनपुट डिवाइसेस हमारी कनेक्ट है हमारे प्रोसेसर से, हमारे सिस्टम से, जो इनपुट डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड है, तो वो हम उनसे जो डेटा इन कर रहे हैं, या जो उसमें यानी कि जो कनेक्ट है उनसे जो भी डेटा आ रहा है या जो भी हम उसमें टाइप कर रहे हैं चीजें, वो कहां पर इनपुट रजिस्टर में टेम्परेरी स्टोर होंगी। और जो आउटपुट हमारा है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा जो दिया जा रहा आउटपुट है, वो टेम्परेरी कहां पर स्टोर होगा, आउटपुट रजिस्टर में स्टोर होगा। क्लियर? तो ये बेसिक सा मैंने आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया है सभी रजिस्टर्स का, और आई होप आपको सारे रजिस्टर्स के बारे में, उनका साइज कैसे डिसाइड होता है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेमोरी का मैंने ये एग्जांपल लिया था, और वो एक्चुअल में रजिस्टर्स होते क्या हैं वो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी लिखना कैसे है थ्योरी के फॉर्म में, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर इस पीडीएफ में, इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर? जैसे डेटा रजिस्टर की मैंने बात करी, तो डेटा रजिस्टर में बी यूज्ड ओनली टू होल्ड द डेटा, यानी कि डेटा को होल्ड करने के लिए हमारा क्या होता है, रजिस्टर जो होता है, डेटा रजिस्टर हम यूज करते हैं। ठीक है? एड्रेस रजिस्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सेगमेंट पॉइंटर, इंडेक्स रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 2 तरह के हमारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं। ये कभी कभी डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? स्टैक पॉइंटर एक्चुअल में क्या है, स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि टॉप का जो स्टैक अगर हमारा है, इस तरीके से जो हमारा स्टैक बना होता है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी हमारी एक्चुअल में होती है, तो हम क्या करते हैं उसमें डेटा को स्टोर करा, लेकिन जो स्टैक पॉइंटर है हमारा, वो एक्चुअल में जो सबसे टॉप का हमारा लोकेशन है उसको क्या करके रखता है, पॉइंट करके रखता है। ठीक है? और बाकी हमारे प्रोग्राम काउंटर के बारे में मैंने बताई दिया आपको, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताई दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, हमारा क्या है, ये बस ट्रांसफर। तो इसमें जो हमारा ये बस ट्रांसफर है, इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बस ट्रांसफर, और इसके बाद आएगा मेमोरी ट्रांसफर। तो बेटा ये जो बस ट्रांसफर है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि बसेस हमारे 3 टाइप के हम बसेस यहाँ पर यूज करते हैं। एक हमारी होती है डेटा बस, एक होती है हमारी एड्रेस बस, और एक होती है कंट्रोल बस। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमारे डिफरेंट टाइप्स के हम रजिस्टर यूज करते हैं, तो मल्टीपल रजिस्टर हमारे प्रोसेसर में हो जाते हैं। तो मल्टीपल रजिस्टर होने की वजह से अगर हम सभी रजिस्टर, अगर हमारे एक रजिस्टर 4 बिट का है फॉर एग्जांपल, और डिफरेंट टाइप के हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वायर्स, मल्टीपल वायर बहुत सारी हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन वायर यूज करते हैं, जिनको हम बसेस यहाँ पर, बस की फॉर्म यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है? तो आप उसमें से कौन से रजिस्टर की हमें जो कॉमन बस, एक तो हमारी कॉमन बस होगी, तो कौन से रजिस्टर का डेटा उस बस में लोड होना है या उस बस से ट्रांसफर होना है, वो किस तरीके से हमारा ट्रांसफर होगा, वो किस तरीके से रजिस्टर सेलेक्ट होता है, वो चीज आती है हमारी बस ट्रांसफर के अंदर। तो ये बेसिक सी चीज यहाँ पर लिखी हुई, ये तो आपको मिल जाएगी, मैं हल्का से यहाँ पर आपको डायग्राम में समझा देता हूँ कि एक्चुअल में बस ट्रांसफर में कैसे डेटा सेलेक्ट होता है। देखो हमारे यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एक तो हमने यहाँ पर जो लिए हुए 4 रजिस्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी एंड रजिस्टर डी। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर यहाँ पर कितने हो गए हमारे, 4 रजिस्टर हो गए, 4 बिट के हमारे यहाँ पर रजिस्टर्स हैं, जैसे 0 1 2 3, यानी कि 0 से 3 तक लेकर। तो रजिस्टर ए को मैंने क्या करा, A0 A1 A2 A3 हो गया। इसके लिए बी के लिए क्या हो गया, B0 B1 B2 हो गया, B3 हो गया, ऐसे C0 C1 C2 C3 D0 D1 D2 D3। क्लियर?
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितने हमारे नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं उतने हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, और यहाँ पर हमारी 4 लाइन कॉमन बस है यहाँ पर। तो इन चारों रजिस्टर में से किसका कौन सा डेटा यहाँ पर हमारा लोड होना है, वो कैसे सिलेक्ट होगा, हमारा कौन सा रजिस्टर में सिलेक्ट होना है, वो मेन रोल यहाँ पर जो रहने वाला है वो है मल्टीप्लेक्सर्स का रोल। अब ये मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट होता है हमारा, जिसमें मैनी इनपुट और 1 आउटपुट। अब मैनी इनपुट में भी क्या होंगे, 2 की पावर, अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर n इनपुट यहाँ पर होंगे, तो n हमारी होती है उनमें सेलेक्ट लाइंस। यानी कि मैं थोड़ा सा बेसिक सा आपको मल्टीप्लेक्सर का बताता हूं। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअल में होता क्या है, हमारा मल्टीप्लेक्सर हमारा क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ इनपुट जो है मैनी इनपुट्स हमारे होते हैं इस तरीके से, और हमारा आउटपुट कितने होता है, सिंगल इसमें क्या होता है, आउटपुट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो मैंने मैनी इनपुट और सिंगल आउटपुट की मैं बात करूं तो ये मैनी इनपुट भी ऐसी नहीं कि कितने भी हो जाएंगे, कि 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, नहीं, 2 की पावर में ये इनपुट होंगे और 2 की पावर n हमारे क्या होंगे, इनपुट होंगे। क्लियर। अब मैंने जैसे यहाँ पर 4 इनपुट इंडिकेट किए हैं, तो मतलब 2 की पावर में कितनी लिखूंगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना होगा, 4। तो मेरे जो इनपुट है यहाँ पर ये 4 है, तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी बन रही है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू बन रही है 2। तो इसका मतलब मेरी ये क्या हो गई, सेलेक्ट लाइंस हो गई। क्या हो गई, ये सेलेक्ट लाइंस हो गई। अब ये सेलेक्ट लाइंस क्या होंगी, सेलेक्ट लाइन हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, क्या हो गई, ये S0 और S1। मैंने ये वाला 4, तो ये मेरा मल्टीप्लेक्सर कितना हो गया, 4x1 मक्स हम इसको लिख देंगे, मतलब इसमें 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है यहाँ पर। क्लियर। मैंने ये 4x1 का ही एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मेरे डायग्राम में उसमें मेमोरी ट्रांसफर में भी 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज हुआ है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जो सेलेक्ट लाइन है हमारी, ये हमारा क्या होगा, S1 और ये क्या होगी, S0। तो 2 सेलेक्ट लाइन है, तो बाइनरी में अगर हम बात करें तो 2 इनपुट अगर हमारा बाइनरी नंबर है, 2 बिट बाइनरी नंबर है, तो उसमें टोटल 4 मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कौन कौन से, एक तो 0-0 बन सकता है, 0-1 बन सकता है, 1-0 बन सकता है, देन उसके बाद 1-1 बन सकता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं आउटपुट क्या होगा, फिर इन सेलेक्ट लाइन के बेसिस पर ही हमारा आउटपुट यहाँ पर आता है। और आउटपुट एक्चुअल में होता क्या है, जो इनपुट है इनमें से कोई सा एक हमारा आउटपुट होता है, और आउटपुट पे इंडिकेट हो जाएगा कोई सा एक। अगर मैं मान लो इसको ये I0 है, ये I1 है, ये I2 है एंड ये I3 है, तो इनमें से कोई सा ही एक आउटपुट पे मेरा शो होगा, और वो डिपेंड करेगा किस पे, सेलेक्ट लाइन पे। तो सेलेक्ट लाइन जैसे मैंने बोला S1 और S0 हमारी 2 सेलेक्ट लाइन हो गई, 2 बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाया तो टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। तो जब 0-0 होंगे दोनों, तो हमारा I0 जो होगा, यानी कि ये वाला इनपुट पहले वाला, यही आउटपुट होगा हमारा। जब 0-1 होगा तो यहाँ पर I1 हमारा आउटपुट होगा, जब 1-0 होगा तो ये I2 होगा, और जब 1-1 होगा तो ये I3, क्योंकि ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को और ये 3 को। तो इन सेलेक्ट लाइन के बेसिस पर ही हमारे इनपुट आउटपुट पे शो होंगे। तो आउटपुट कोई सा एक होगा, इन्हीं में से सेलेक्ट होके कौन सा होगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सेलेक्ट लाइन पे। तो सेम इसी तरीके से इस डायग्राम में भी है, ये जो हमारे 4 मल्टीप्लेक्सर हमने यूज किए हैं, चारों मल्टीप्लेक्सर में से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सा। ये मल्टीप्लेक्सर मेरा किसके लिए हो गया, इसमें मैंने क्या करा, जो इनपुट कनेक्ट करे A0, अगर मैं बात करूं ये मल्टीप्लेक्सर मेरा नॉट यानी कि 0 वाला है, ये मल्टीप्लेक्सर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सबका जो 0 वाला आउटपुट है, यानी कि A0, B0, C0, D0, ये सारे किससे कनेक्ट हो गए, इस वाले से। इसका A0 इससे हो गया, B0 इससे हो गया, C0 इससे, D0 इससे। तो सबका जो हमारा नॉट वाला है, यानी कि पहला वाला इनपुट है, वो सारा इसके लिए कनेक्ट हो गए। सेकंड वाले जो है रजिस्टर्स की सेकंड बिट जो है हमारी, यानी कि A1, B1, C1, D1, ये इससे कनेक्ट हो गए। ऐसे ही फिर A2, B2, C2, D2 इससे कनेक्ट हो गए, और फिर A3, B3, C3 एंड D3 जो है वो चारों इससे कनेक्ट हो गए। क्लियर। अब इसमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा हमारा सेलेक्ट होकर आउटपुट देगा। तो हमने यहाँ पर, चूंकि हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर है चारों, तो सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 2 सेलेक्ट लाइन होंगी। तो 2 सेलेक्ट लाइन हमने यहाँ पर बना दी, S0, S1, और ये चारों के साथ क्या कर दी, कॉमन कर दी। ठीक है, तो अब ये सेलेक्ट लाइन हमारी क्या होंगी, या तो 0-0 होंगी, या 0-1, या 1-0, या 1-1। अगर ये 0-0 है, अगर ये 0-0 है तो सिलेक्टेड रजिस्टर कौन सा होगा हमारा, A रजिस्टर सेलेक्ट होगा। अगर 0-1 होगा तो रजिस्टर B सेलेक्ट होगा, और अगर 1-0 होगा तो ये रजिस्टर C सेलेक्ट होगा, और अगर 1-1 होंगे तो ये रजिस्टर D सेलेक्ट हो जाएगा। इन मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हमारा जो भी रजिस्टर सेलेक्ट हो रहा है उसका डेटा हमारा कहां पर, जो मेन कॉमन बस है, कॉमन लाइन हमारी बस की, वहां पर लोड हो जाएगा। क्लियर। तो ये बस ट्रांसफर का जो लॉजिक है आपके समझ में आई होप आ गया होगा। और थ्योरी कहाँ है इसकी, ये थ्योरी, यहां से इसकी थ्योरी लिख लेंगे। देन इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, इसका डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, टेबल भी जरूर ड्रॉ कर देंगे, और मल्टीप्लेक्सर के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेमोरी ट्रांसफर, तो मेमोरी ट्रांसफर मतलब या तो डेटा मेमोरी में सेव होगा या डेटा हमारा मेमोरी से क्या होगा, फैच होगा, या तो मेमोरी में स्टोर होगा या वहां से क्या होगा, फैच होगा। दो ही कंडीशन होगी। जब डेटा को हम मेमोरी में स्टोर कराएंगे तो हम बोलेंगे मेमोरी में क्या हो रहा है, डेटा राइट हो रहा है, और जब मेमोरी से हम डेटा को फैच करेंगे, लेंगे, तो डेटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। बस यही हमारा क्या है, मेमोरी ट्रांसफर। जब हमें डेटा को लेना होता है, फैच करना होता है, तो रीड का इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर यूज करते हैं मेमोरी रीड के लिए, और अगर डेटा हमें वहां पर राइट करना होता है या स्टोर कराना होता है तो मेमोरी राइट हमारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हम यूज कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर बात हो जाती है मेमोरी ट्रांसफर की। तो बस ट्रांसफर आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, मेमोरी ट्रांसफर आपका यहाँ पर हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वन शॉट वीडियो है आपके, ये रिवीजन के लिए है, तो इसलिए आप बस ये समझ लीजिएगा कि ये देखने से पहले एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बढ़िया से एक तरह से रिवीजन हो रहा होगा और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट आगे मैं बात कर लेता हूँ। मेमोरी ट्रांसफर का ये सर्किट हो गया। यहाँ पर मैंने बताया एक रीड ऑपरेशन और एक राइट हमारा ऑपरेशन होता है, डेटा आउट और डेटा इन। जो भी हमारा डेटा आउट होना है इसमें से, मतलब डेटा आएगा यहाँ पर तो रीड हो रहा है, और इन होना है तो मतलब डेटा राइट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस ये है, आर हमारा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर को। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आगे चल के अब अपने किसके, ऑर्गेनाइजेशन की, तो तीन तरह के हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो अब हम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की बेटा यहाँ पर बात करते हैं। अब हमारा जो सब्जेक्ट का नेम है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है। यहाँ पर अगर फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हम जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं वो 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। एक हमारा, तीनों का भी मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बनता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन वाला, जो हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें एक होता है हमारा रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों को बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ विद एग्जांपल। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे, चीजों को ध्यान से सुनते चलेंगे यहाँ पर भी सारी चीजें। तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्चुअल में जो मैंने बोला था कि आर्किटेक्चर हमारा सेम रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हम उसमें यूज कर रहे हैं। मतलब आर्किटेक्चर क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको जनरल आर्किटेक्चर वहां पर बताया था कि हमारा प्रोसेसर होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि हमारा प्रोसेसर होता है, इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमारे हो गए, और यहाँ पर आउटपुट है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारी होती है। अगर मैं सिंपल आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सिंपल आर्किटेक्चर में क्या था हमारा, एक तो हमारा इस तरीके से सीपीयू हो गया यहाँ पर, एक जिसमें हमारा क्या होता है एएलयू होता है जो फिक्स है, होगा ही होगा। हमारे रजिस्टर्स हमारे होते हैं जो होंगे ही होंगे रजिस्टर। अब ये रजिस्टर डिपेंड करता है हमारा कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। एक हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर जिसको हम बोल देते हैं, या स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन भी हम उसको बोल देते हैं, तो उसमें सिंगल रजिस्टर या सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बोलते हैं, या स्टोर्ड प्रोग्राम जिसमें हमारा एक रजिस्टर हम यूज करते हैं। मैं बताऊंगा अभी आगे, समझाऊंगा कैसे। ठीक है, एक हमारा इसमें क्या होगा, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट होता ही होता है, साथ में मेमोरी एलिमेंट होगा और आईओ होगा हमारा। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होगा और यहाँ पर हमारा इस तरीके से इनपुट डिवाइस हो गया। क्लियर? ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, और ये हो गया हमारा मेमोरी। तो ये आर्किटेक्चर तो हमारा सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज होता है। 3 तरह के हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 देखेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर पहले प्रोसेसर के बारे में बता रखा है, प्रोसेसर और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिक हमारा इसमें होता क्या है, एएलयू हमारा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स हमारे होते हैं, जो भी है रजिस्टर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये थ्योरी तो आपको मिल ही जाएगी। अब मैंने बता रहा हूँ आपको कि क्या है यहाँ पर टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, एक तो एसपीओ है हमारी जिसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर हमारा हो गया। दूसरा आता है हमारा जीआरओ जिसको हम बोलते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मल्टीपल रजिस्टर्स हम इसमें यूज करते हैं। क्लियर? एक होता है हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी मैं रजिस्टर स्टैक की बात करूंगा, मेमोरी स्टैक की बात करूंगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं आप देख रहे होंगे कि जो थ्योरी है, जो नोट्स लिखे हुए हैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको जैसे मैं बार बार बता ही रहा हूँ कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, वहां पर ये मिल जाएगा। मेरा मेन मोटिव जो है समझाना है, रिवाइज कराना है। वन शॉट वीडियो वही रिवीजन के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जर्नल ऑर्गेनाइजेशन से पहले, मैं सबसे पहले यहाँ पर इससे पहले बात कर लेता हूँ किसकी, सिंगल
एक्यूमुलेटर की या एसपीओ की? एसपीओ की जो हमारा स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है, या अगर मैं बात करूं सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की, सिंगल एक्यूमुलेटर। सिंगल एक्यूमुलेटर की तो एक्चुअल में होता क्या है, सिंगल एक्यूमुलेटर मैंने बोल दिया यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल एक्यूमुलेटर में हम कुछ यूज नहीं करेंगे या क्या यूज करेंगे या क्या यूज नहीं करेंगे। तो सिंगल एक्यूमुलेटर में एक तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है, एक एक्यूमुलेटर और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक्चुअल में क्या है हमारा, एक तो जैसे एएलयू तो हमारा रहेगा ही रहेगा प्रोसेसर में, एएलयू। अब जो मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल यूनिट हमारा रहेगा ही रहेगा आर्किटेक्चर में। अगर मैं इसमें रजिस्टर्स की बात करूं तो रजिस्टर्स में एक तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन हमारा बताता है वो हमारा रहेगा, साथ में इसमें हमारा एक एक्यूमुलेटर हमारा रहेगा ही रहेगा, और तीसरा हमारा क्या होगा यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये तीन रजिस्टर तो होंगे यहाँ पर। तो रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? कॉस्ट क्या हो जाती है इसकी, कम हो जाती है, क्योंकि रजिस्टर जो है नंबर ऑफ रजिस्टर्स वो हमारे कम हो जाते हैं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल रजिस्टर्स हम यूज करते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट जो हो जाती है बढ़ जाती है। लेकिन अब इसमें सिंगल रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं या सिंगल एक्यूमुलेटर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल एक्यूमुलेटर यूज करते हैं, यानी कि रजिस्टर कम से कम यूज करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट भी कम है और इसकी स्पीड भी कम रहती है। कैसे, किस तरीके से, क्या इसका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, वन बाय वन यहाँ पर समझो। सिंगल एड्रेस का यहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट अभी पीछे बताया है, एक तो आई यहाँ पर हम एड्रेसिंग मोड के लिए यूज करते हैं, इसको मैं मोड लिख दूं या आई से डिनोट कर दूं जो एड्रेसिंग मोड है। फिर हमारा क्या आता है, ऑपकोड होता है, ऑपकोड, और फिर क्या होता है हमारा, ऑपरेंड होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिंगल ऑपरेंड का इसका इंस्ट्रक्शन होता है। किसका, इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल एक्यूमुलेटर की जो मैं बात कर रहा हूँ, या स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड का इंस्ट्रक्शन यूज होता है। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर एक हमारे पास है डेटा, मान लो मुझे क्या कराना है, ए प्लस बी कराना है। कोई एक मेरे पास एक्स है, पर्टिकुलर लोकेशन, जहां पर मुझे क्या करना है, ए प्लस बी को क्या करना है, ए में जो डेटा है उसको बी में जो डेटा है उसको ऐड करा के एक्स में मुझे सेव कराना है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो चलेगा वो ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चलेगा, मतलब ऑपकोड होगा और साथ में सिंगल ऑपरेंड होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसके लिए अगर प्रोग्राम लिखूंगा कोई सा, मैंने बहुत छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैलकुलेशन या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सारी हो जाती है। तो होगा क्या, जैसे मैं इसमें करूंगा, सबसे पहले एलडीए यानी कि एक्यूमुलेटर में लोड करूंगा क्या, ए, यानी कि जो रजिस्टर ए का डेटा है वो मैं कहां पर स्टोर करा दूंगा, इसमें एक्यूमुलेटर में। देन मैं कमांड यूज करूंगा, इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा ए डबल डी यानी कि ऐड बी। तो ऐड बी का मतलब क्या होगा, ऐड होगा एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको, उसका डेटा किससे, जो बी में हमारा डेटा है वो। फिर लास्ट में मैं क्या करा दूंगा, इसको जो भी एक्यूमुलेटर में है उसको मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पर जो एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको रजिस्टर मेमोरी लोकेशन एक्स में स्टोर करा दूंगा। तो इस तरीके से हमारी जो सिंगल ऑपरेंड वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होंगे वो इस तरीके से हमारे इंस्ट्रक्शन लेके जाएंगे। तो अगर मुझे क्या कराना था, ए प्लस बी को ऐड कराना, तो मुझे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज करने पड़े, यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो रहती है। लेकिन इसमें मिनिमम रजिस्टर्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा है, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कौन सा है हमारा, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं अभी ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं इसके बाद यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में क्या होगा, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया जैसे कि एएलयू हम यूज कर रहे हैं, एएलयू हमारा हो गया। एएलयू के साथ में जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल हम रजिस्टर जो है वो यूज कर लेते हैं। इस तरीके से R1 R2 R3 इस तरीके से मल्टीपल हमारे रजिस्टर्स यूज होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, 2 बिट 3 बिट का ऑपरेंड हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्या किया, सिंगल बिट ऑपरेंड हमने यूज किया, सिंगल ऑपरेंड यहाँ पर हमने यूज किया। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिंगल ऑपरेंड हमारा यूज हो रहा है। तो हम क्या करें, केवल ए यहाँ पर हमने लिया, फिर उसके बाद कमांड में ये जो हमारा कोड है, फिर उसके बाद में हमने एक सिंगल ऑपरेंड बी लिया। तो अब ये सिंगल ऑपरेंड है यहाँ पर। तो हमारा जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, मल्टीपल रजिस्टर्स हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे नंबर ऑफ ऑपरेंड जो है वो बढ़ जाते हैं। 2 बिट ऑपरेंड भी हम यूज कर सकते हैं, 3 बिट ऑपरेंड भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट अगर बोलूं तो सबसे पहले तो हमारा आई जाएगा। आई हमारा क्या हो गया, इस तरीके से मोड हो गया, यानी कि एड्रेसिंग मोड हो गया। इसके बाद हमारा ऑपकोड आएगा, ऑपकोड के बाद हमारा क्या होगा, ऑपरेंड।
एक तो हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा सबसे पहले। अगर मैं डेस्टिनेशन ऑपरेंड की बात कर दूं, यहां पर डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा, फिर उसके बाद सोर्स ऑपरेंड हमारा यहां पर होगा। सोर्स ऑपरेंड नंबर 1 हो सकता है, साथ में और क्या हो सकता है, सोर्स ऑपरेंड 2 भी हमारा यहां पर यूज हो सकता है। तो देखो टोटल यहां पर मैंने जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखा है वो किसके लिए लिखा है, 3 ऑपरेंड के लिए लिखा है। कितने ऑपरेंड के लिए लिखा है, 3 ऑपरेंड के लिए लिखा है। तो मल्टीपल रजिस्टर्स हम यूज करते हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जीआरओ जो है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो 2 बिट को भी सपोर्ट करता है। तो सोर्स डेस्टिनेशन हमारा सोर्स ऑपरेंड 1 भी हो सकता है और हम 2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन ऑपरेंड हमारा 1 हो गया। अब मान लो मुझे कोई एक तरह से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्स में स्टोर कराना है, मेमोरी लोकेशन है किसको, a प्लस बी करना है और मल्टीप्लाई भी कराना है, साथ में c प्लस डी यहां पर करना है। ये इंस्ट्रक्शन, ये कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करानी है। तो अगर मैं इसको उससे करने जाऊं, जो हमारा स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है उससे अगर मैं करने जाऊंगा इसको, तो मेरा जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब ये क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा सिंगल ऑपरेंड हमारा यूज होता है। अब देखो इससे हम कैसे करेंगे, 3 बिट से अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, 2 बिट से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। मैं 3 बिट ऑपरेंड, मतलब 3 बिट ऑपरेंड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो 3 बिट ऑपरेंड के लिए अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड, ठीक है। कोई एक रजिस्टर है आर, तो उस रजिस्टर आर में मैंने क्या करा, ए प्लस, वो सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, ए कॉमा बी, मैंने लिख दिया ऐड आर ए कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रजिस्टर ए में डेटा है, जो रजिस्टर बी में डेटा है, वो ऐड होगा और कहां पर स्टोर हो जाएगा, रजिस्टर आर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ऐड होकर मेरा कहां स्टोर हो गया, आर में स्टोर हो गया। ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है, ये सोर्स रजिस्टर है। तो सोर्स रजिस्टर से ए से लिया डेटा, बी से लिया डेटा, ऐड हुआ क्योंकि सोर्स ऑपरेंड 1 है, सोर्स ऑपरेंड 2 है, तो ये दोनों सोर्स रजिस्टर हो गए। यहां से डेटा को लिया और कहां पर स्टोर ऐड हुआ है, ऐड ऑपकोड क्या बता रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और रजिस्टर आर में मैंने क्या करा दिया, इसको स्टोर करा दिया। क्लियर, बात समझ में आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, ऐड, फिर से ऐड कमांड दूंगा और मैंने या इसको R1 कर देता हूं मैं यहाँ पर, रजिस्टर R1, और मैंने R2 लिखा यहाँ पर। अब मैं क्या लिखूंगा, C कॉमा D लिख दिया यहाँ पर। तो जो सोर्स डेस्टिनेशन या सोर्स ऑपरेंड मेरा C और D है, वहां से डेटा आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और R2 में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। फिर मैं फाइनली इसको क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने क्या करा, MUL मल्टीप्लाई कमांड दिया और कहां पर स्टोर करा दिया, X पर, और किस किस का डेटा, R1 और R2 का जो डेटा है। तो MUL X R1 और R2, इसका मतलब क्या है, सोर्स ऑपरेंड R1 और सोर्स ऑपरेंड R2 में जो डेटा है, कौन सा डेटा है, जो ये ऐड होके आया था, जो ये ऐड होके आया था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और कहां स्टोर हो जाएगा, X में, जहां पर मेमोरी लोकेशन X, जो भी हम यहाँ पर मेमोरी लोकेशन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो 3 ही इंस्ट्रक्शन में हमारा ये वाला जो ऑपरेशन है पूरा परफॉर्म हो रहा है, ये वाली पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। अगर मैं इसको स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन से करने जाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब ये वाला जो मैंने बोला है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 बिट के लिए भी वैलिड होता है। मतलब 2 बिट बोला हूं तो 2 बिट ऑपरेंड की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो 2 बिट ऑपरेंड के लिए भी ये वैलिड होता है। और 2 बिट ऑपरेंड से अगर मैं इसको करने जाऊंगा तो किस तरीके से करूंगा और कैसे कैसे करूंगा, तो समझिएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ए का डेटा और बी का डेटा, तो मैंने क्या करा, MOV। अगर मैं इसको 2 बिट ऑपरेंड से करने जाऊं, किससे, 2 बिट ऑपरेंड, 2 बिट ऑपरेंड से करने जाऊं मैं इस पूरे इंस्ट्रक्शन को या इस पूरी कैलकुलेशन को, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मूव करूंगा रजिस्टर R1 में क्या, A। मतलब क्या हुआ, जो A में डेटा है, A रजिस्टर में जो डेटा है, देखो नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ गए, तो मेरे पास रजिस्टर काफी सारे हैं, तो मैंने 3 ऑपरेंड का यहाँ पर यूज किया और कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी। क्लियर, उसमें सिंगल ऑपरेंड यूज होता है, तो 1 बाय 1 एक एक करके करना होता है, ठीक है। अब देखो 2 बिट में क्या होगा, यहाँ पर 2 बिट ऑपरेंड मतलब एक सोर्स डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, एक सोर्स ऑपरेंड है। तो ए सोर्स ऑपरेंड यानी कि ए का जो डेटा है वो रजिस्टर R1 में मैंने मूव करा दिया। क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ऐड, अब मैंने क्या कर दिया, ऐड कराना है मुझे क्या, R1 कॉमा क्या कर दिया, B, यानी कि जो रजिस्टर B का डेटा है वो रजिस्टर R1 में जो भी डेटा ये जो मैंने मूव कराया था ए का, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, फिर मैं क्या करूंगा, फिर से मूव करूंगा MOV R2 क्या करूंगा मैं, C, यानी कि C का डेटा R2 में मूव कराऊंगा। देन मैं क्या कराऊंगा, ऐड कराऊंगा उसको भी, किसमें, R2 में ऐड करा दिया मैंने, किसको, D को। D का जो डेटा है वो जो C का मैंने इसमें स्टोर कराया था उसमें मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, ऐड करा दिया, ठीक है। लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई किसको, R1 और R2 को। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, R1 और R2 को, यानी कि जो R1 में डेटा है, R1 में डेटा क्या है यहाँ पर,
यहाँ पर R1 में मैंने देखो इसको R1 में क्यों मूव करा, पहले A का डेटा R1 में ले लिया, फिर B के डेटा को R1 में लाके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे फिर R2 में C का डेटा मूव करा दिया और फिर D का डेटा R2 में लाके ऐड कर दिया। अब R1 और R2 में मेरा क्या है, डेटा ऐड किया हुआ A प्लस बी और C प्लस डी, तो मैंने उनको क्या करा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसके कंपैरिजन में देखो अगर 3 बिट्स हम वो ले रहे हैं ऑपरेंड, तो उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे कम यूज हो रहे हैं, अगर 2 बिट ले रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी जो हमारा स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन था उसमें 1 बिट का हमारा ऑपरेंड होता है, तो उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्लियर। तो इसमें होगा क्या है, इससे दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड करती है हमारी सिस्टम की स्पीड। मतलब जो हमारा कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, उसमें जो एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन यूज की गई है उसी पर डिपेंड करती है हमारी क्या स्पीड डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टोर्ड प्रोग्राम की, जो इससे पहले था स्टोर्ड प्रोग्राम की, तो उसमें हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें कैलकुलेशन में प्रोसेस होने में टाइम लगता है, जबकि इसमें हमारे कैलकुलेशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ने से इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अगर स्पीड बढ़ानी है तो कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम यूज करेंगे ज्यादा, और स्पीड कम करनी है तो कॉस्ट हमारी भी कम हो जाएगी, उस पर हमारी उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड भी हमारी कम हो जाती है, क्लियर। तो ये वाली समझ में आ गई, आपको बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, उसके बाद लास्ट हमारा जो आता है ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में सबसे पहले तो ध्यान रखें किस उस पर बेस्ड होता है, लीफो। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में हमने डेटा उसमें पुश कराया है स्टैक में, वो सबसे पहले हमारा क्या होगा, आउट होगा। ये ध्यान रखेंगे, जो हमारा स्टैक होता है वो लीफो पे वर्क करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक पुश और एक पॉप। पुश और पॉप मतलब जब उसमें डेटा में इन कराना है, स्टैक में डेटा को डालना है, तो उसमें हम पुश कमांड का यूज करते हैं, और जब वहां से डेटा को हमें लेना है डेटा रजिस्टर में, तो वहां पर हम पॉप कमांड का यूज करते हैं, क्लियर। पॉप का मतलब वहां से डिलीट करना, पुश का मतलब वहां पर ऐड करना है स्टैक में, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं बात कर लेता हूं दोनों, रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, और साथ में फिर उसके बाद मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की। रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा आपका क्या आ जाएगा, वो भी जो नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर के बाद मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा स्टैक इस तरीके से, मैंने यहाँ पर 64 वर्ड का एक रजिस्टर ले लिया है। यहाँ पर 0 से लेकर टोटल कितने हैं, 63, 0 से लेकर 63 तक के यहाँ पर बिट्स हमारे हो गए, नंबर ऑफ इनकी जो लोकेशन हो गई 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 64 तक। और स्टैक हमारा ये टोटल स्टैक हो गया। स्टैक एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हमारा रजिस्टर ही एक्चुअल में होता है स्टैक भी। तो स्टैक पॉइंटर हमारा यहाँ पर 0 में है, ये हमारा डेटा रजिस्टर है, जहां से हमें डेटा को लेना है या जहां पर हमें डेटा को देना है वहां पर, ठीक है, क्लियर। तो इसमें दो तरह की कमांड होती है, एक तो हमारी पुश होती है और एक हमारी होती है पॉप। इसमें दो टर्म और होती है हमारी, कौन कौन सी टर्म होती है, एक तो फुल और एक होती है इसमें एम्प्टी। अगर फुल हो गया, हमारा स्टैक बिल्कुल फुल हो चुका है, मतलब उसमें अब स्पेस नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता है, जो फुल है वो 1 हो जाता है, और एम्प्टी हमारा क्या हो जाता है, 0। मतलब इस टाइम हमारा जो स्टैक है वो फुल है। लेकिन जब हमारा स्टैक जो है वो पूरा एम्प्टी होता है, तो एम्प्टी वाला जो पार्ट है वो 1 हो जाता है, और इस फुल वाला जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फुल 0 पे हो जाता है, मतलब यानी कि पूरा का पूरा, अब 1 क्या है, एम्प्टी है, तो यानी कि पूरा का पूरा स्टैक क्या है, हमारा ब्लैंक है, फ्री है, एम्प्टी है, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है, किस तरीके से हम डेटा को इसमें स्टैक में पुश कराते हैं, किस तरह से वहां से पॉप करते हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम समझेंगे। देखो यहाँ पर समझना है सबसे पहले पुश को, क्लियर। अब सबसे पहले कोई हमारा डेटा है, ठीक है, कोई हमारा डेटा है, और डेटा मान लिया हमने क्या, ए है, मैंने एग्जांपल के तौर पे डेटा ए मान लिया, जो मुझे इसमें पुश कराना है। तो कैसे होगा जरा समझिएगा ध्यान से इसको, बहुत अच्छे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैक पॉइंटर में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, स्टैक पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो स्टैक पॉइंटर जो अभी 0 पे था, तो वो +1 होके कहां पर पहुंच गया, किस पर पहुंच गया, 1 पर पहुंच गया। ध्यान रखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, इसी में मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं इस कलर के पेन से समझा रहा हूँ, ये वाला मैं दूसरे कलर के पेन से समझाऊंगा अभी, ठीक है, या इसको इरेज करता चलूंगा, समझिएगा बिल्कुल। स्टैक पॉइंटर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा किसका, 1 का। तो स्टैक पॉइंटर जो कि सबसे पहले 0 पे था, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो कहां पर पहुंचा, 1 पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेमोरी में जो भी हमारा यहाँ पर है, मेमोरी जो स्टैक पॉइंटर, वहां पर जो डेटा रजिस्टर है, वो उस पर्टिकुलर मेमोरी पर, जो जहां पर स्टैक पॉइंटर हमारा है, उस पर्टिकुलर मेमोरी पर डेटा क्या हो जाएगा, डेटा रजिस्टर में जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने एग्जांपल में क्या लिया था, ए लिया था, तो ए मेरा कहां पर स्टोर हो गया, इस पोजीशन पे, नंबर 1 पे।
फिर वो चेक करेगा इफ स्टैक पॉइंटर 0, क्या स्टैक पॉइंटर 0 पे है? नहीं, क्योंकि स्टैक पॉइंटर तो हमारा 1 पे है, तो स्टैक पॉइंटर 0 पे नहीं है, तो क्या आप कहां पहुंच जाएगा? एम्प्टी, और एम्प्टी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। मतलब एम्प्टी हमारा 0 हो गया, यानी कि ये क्या है? एम्प्टी 0 हो गया, मतलब ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी 0 का मतलब क्या है? एम्प्टी 0 नहीं है। क्लियर? ये वाला अगर हमारा ये वाला स्टैक पॉइंटर का 0 यस कंडीशन हो जाती है, मतलब यहाँ पर यस और नो एक तरह से दो हमारी कंडीशंस है यहाँ पर, तो यस वाली कंडीशन आ जाती है कि स्टैक पॉइंटर 0 है, देन हमारा देखा जाता है फुल हमारा 1 हो जाता है। लेकिन नहीं, अभी हमारा क्या हुआ है? स्टैक पॉइंटर 1 पे भी मैं ये भी कंडीशन समझाऊंगा, सारी कंडीशन यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाला पार्ट जो है मैं उसमें भी नहीं समझाया हूँ, अभी जो डिटेल में पढ़ाया था मैंने, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो उनका क्वेरी थी इस वाली चीज को लेके, तो मैंने बोला था जो डाउट्स हैं, जो भी हमारे चीजें छूट गई हैं छोटी मोटी, वो हम वन शॉट में कवर कर लेंगे, तो वो ध्यान से जरूर समझ लीजिए। तो स्टैक पॉइंटर में जब इंक्रीमेंट हुआ था तो वो कहां पर पहुंच गया था? 1 पे। तो जब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि स्टैक पॉइंटर क्या 0 पे है, तो नहीं, 0 पे तो नहीं है, कहां पर है? 1 पे है। तो 1 पे है तो नो है, तो एम्प्टी पे पहुंच जाएगा। एम्प्टी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? 0, यानी कि एम्प्टी 0, इसका मतलब स्टैक जो है हमारा वो एम्प्टी नहीं है। अगर हमें दूसरा मान लो कोई और डेटा है हमारा बी, मान लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, वो और है इसमें पुश कराना है हमें, तो फिर से क्या होगा? स्टैक पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो अभी स्टैक पॉइंटर का हमारा 1 पे है, तो यहां से फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने क्या बताया? ये लीफो पे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन जो सबसे बाद में इन हुआ वो सबसे पहले आउट होगा। कैसे? देखो अब मैंने क्या करा, दूसरा मैं डेटा इन करा रहा हूं जिसका नाम है बी, तो मैंने क्या करा? स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया, पहले तो 1 का, तो कहां पर पहुंच गया? जो स्टैक पॉइंटर मेरा 1 पे था वो अब कहां पर पहुंच गया है? 2 पर पहुंच गया है। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, जो डेटा रजिस्टर में डेटा है वो स्टैक पॉइंटर की उस मेमोरी, जहां पर मेमोरी में डेटा, मतलब जिस मेमोरी पर स्टैक पॉइंटर है वहां पर उसको स्टोर कराना है, तो बी पर मैंने बी को कहां पर? इस पे 2 पर स्टोर करा दिया। ठीक है, फिर वो चेक करेगा इफ स्टैक पॉइंटर 0, क्या स्टैक पॉइंटर 0 पे? नहीं, ये तो 2 पर है, तो नहीं है, तो ये बाहर चला जाएगा और एम्प्टी क्या दिखाएगा? 0, यानी कि एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करता 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 कहां पर पहुंच गया? 63 पर। ठीक है, क्लियर? 63 पर हमने क्या करा दिया? डेटा को स्टोर करा दिया। क्लियर? बात समझ में आ गई यहाँ पर? अब उसके बाद हमें क्या कराना है? 63 पर तो हमने स्टोर करा दिया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है? 63 है, तो 63 को जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 1, टोटल कितने टाइम 1 लिखना पड़ेगा हमें? 6 टाइम। तो यानी कि ये कितना है? 64 वर्ड का हमारा रजिस्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक उसमें हम कितने बिट स्टोर करा सकते हैं? टोटल 6 बिट स्टोर करा सकते हैं। मतलब इस वाले में क्या होगा? यहाँ पर 0 0 0 0 4 टाइम 0, फिर यहाँ पर क्या होगा? 0 0 0 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 नहीं होगा, यहाँ पर कितने? 6 टाइम, सॉरी 6 टाइम होगा ना यहाँ पर, ये एक सेकेंड, 0 0 0 0 0 0 6 टाइम होगा, 0 0 0 0 0 1 इस तरीके से, फिर 0 0 0 0 0 1 0 इस तरीके से होगा हमारा। इस तरीके से लिखते चले जाएंगे वहां पर, ऐसे 63 जो लिखा जाएगा 6 टाइम 1 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब हमें कराना है 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 1 के बाद, यानी कि ये क्या है? 64 है मेरा, 64। तो क्या होगा हमारा? 63 में तो ये होगा नहीं, अब होगा क्या यहाँ पर? 63 के बाद क्या होगा? 63 तक हमारा फिल है, तो जब 63 पे हम होंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? फिर हम वहां पर स्टैक पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो जब इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा जो ये लास्ट की 6 बिट होगी, ये लास्ट की 6 बिट जो है यहाँ पर हमारी 1 को छोड़ के बाकी के 6 बिट, ये जो 0 पे, ये कहां पर पहुंच जाएगा? स्टैक पॉइंटर 0 पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर देन उसके बाद क्या चेक करेगा? यहाँ पर जो डेटा होगा हमारा, डेटा रजिस्टर में जो डेटा होगा वो उस पर्टिकुलर यानी कि 0 0 0 वाली स्टेट पे, हमारा लोकेशन पे सेव हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा स्टैक पॉइंटर 0, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्टैक पॉइंटर 0, तो क्या कर देगा? देन फुल 1 कर देगा, यानी कि स्टैक पॉइंटर हमारा क्या हो गया? एक तरीके से पूरा फुल हो गया, यानी कि फुल अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस मतलब हमारा स्टैक पॉइंटर कंप्लीटली यहाँ पर फुल हो चुका है, क्योंकि ये वाला डेटा हमारा लास्ट में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो था हमारा पुश वाली कंडीशन, जिसमें हमारा पूरा स्टैक फुल हो चुका है। अब हमें कराना है पॉप वाली कंडीशन, तो मैं पॉप वाली कंडीशन यहीं से स्टार्ट करूंगा। पॉप पॉप में क्या होगा? जो डेटा रजिस्टर में क्या जाएगा? डेटा जाएगा कहां से? मेमोरी, जहां पर स्टैक पॉइंटर है हमारा। तो स्टैक पॉइंटर मैंने जो ए बी ऐड करे थे, मैं यहीं पर आ रहा हूं, मैं इस वाले को पार्ट को अभी छोड़ रहा हूं, यहां पर मैं आ रहा हूं कहां पर? जो मैं लास्ट में स्टोर करा था, मैंने कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में डेटा स्टोर हुआ है फर्स्ट आउट होगा। इस वाले को भूल जाइएगा, अभी जो मैंने लास्ट वाला बताया ये वाला भूल जाइएगा। ठीक है, मैं 2 के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ए बी, पहले मैंने ए पुश कराया था, फिर देन उसके बाद बी पुश कराया था, अब उसके बाद मैं पॉप करा रहा हूँ। ठीक है,
तो लास्ट में मैंने बी पुश कराया, तो जो सबसे लास्ट में वहीं पर मेरा स्टैक पॉइंटर है, तो स्टैक पॉइंटर जहां पर है उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है वो कहां पर चला जाएगा, डेटा रजिस्टर में चला जाएगा। तो जो लास्ट में इन कराया था, लास्ट में मैंने बी इन कराया था, तो वो कहां पर चला गया, डेटा रजिस्टर में चला गया। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो अब जैसे ये वहां पर गया तो स्टैक पॉइंटर क्या हुआ, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया। तो जैसे स्टैक पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, स्टैक पॉइंटर जो यहाँ था यहाँ से कहाँ गया हमारा, अब इस पे आ गया, किस पे आ गया, इस वाली लोकेशन पे आ गया। क्लियर, ठीक है। और फिर चेक करेगा इफ स्टैक पॉइंटर 0, क्या स्टैक पॉइंटर 0 पे नहीं, ये तो अभी 1 पे है। तो जब 1 पे है तो ये क्या होगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा, बाहर आ जाएगा और फुल क्या दिखा देगा, 0, फुल 0 दिखा देगा। तो ये बता देगा कि फुल नहीं है। ठीक है, क्लियर, मतलब पूरा खाली नहीं है इस तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट आगे अगर हमें दूसरा डेटा यहाँ से पॉप कराना है, तो पॉप कराने के लिए फिर हम जाएंगे यहाँ पर, तो जो मेमोरी में मतलब जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टैक पॉइंटर है उसका डेटा डेटा रजिस्टर में जाएगा। मतलब अब कहाँ पर है, ये वाला ए पर यानी कि 1 पे है, तो ये डेटा कहाँ पे आ गया, डेटा रजिस्टर में आ गया। स्टैक पॉइंटर में 1 का डिक्रीमेंट होगा, तो स्टैक पॉइंटर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर आ गया 0 पे। चेक करेगा इफ स्टैक पॉइंटर इक्वल टू 0, क्या स्टैक पॉइंटर हमारा 0 है, हाँ 0 है, तो देन एम्प्टी हमारा 1 हो जाएगा। एम्प्टी जैसे 1 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा स्टैक पूरा का पूरा जब 0 पे आ गया तो स्टैक हमारा पूरा का पूरा क्या है, खाली है। तो स्टैक हमारा क्या पूरा का पूरा खाली है, तो ये इंडिकेट कर देगा कि हमारा स्टैक पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो ये क्या था, हमारा रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन था, और किस तरीके से इसमें ये वर्क होता है, किस तरीके से इसमें काम होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। क्लियर, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ। देखो इसमें क्या होता है, एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है, पुश और पॉप की कंडीशन होती है। जीरो एड्रेसिंग यानी कि जीरो एड्रेस की इसमें हमारे क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं। जीरो डेटा की इंस्ट्रक्शन हम इसमें यूज करते हैं। जीरो डेटा की इंस्ट्रक्शन अगर मैं बोलूं तो क्या, जैसे मुझे पुश कराना था तो मैंने क्या कराया, सबसे पहले पुश ए करा दिया। जैसे पुश ए करा दिया, देन उसके बाद मैंने क्या करा दिया, पुश बी करा दिया। या एक मिनट रुकिएगा, मैं अगले पेज पे बता देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बच रही है। क्या मुझे कराना है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई कराना है सी प्लस डी को। ठीक है, इस तरीके से मुझे कराना है। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले पुश ए करा दिया, फिर पुश ए करा दिया का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर पुश ए हो गया, कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू जाएंगे। पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर वो जो ए पुश कराया वो कहां पर जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, ए हो गया। देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, पुश बी कर दिया, पुश बी कर दिया, तो बी कहां पर पुश होगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा इस वाले लोकेशन पे। फिर मैंने क्या करना है, इसको ऐड करना है। मैंने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो मैंने बस सीधा क्या लिखूंगा, ऐड लिखूंगा। यहाँ पर नहीं कि ऐड ए ऐड बी, ए प्लस बी या ऐड सी या कुछ नहीं, बस ऐड लिखूंगा। तो ये ऐड करेगा, ऐड करके क्या करेगा, यहाँ पर ये मैंने क्या करा, ए करा दिया पुश, फिर बी करा दिया पुश, फिर क्या कर देगा, इनको ऐड कर देगा, और ऐड करके जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर लिख देगा। क्लियर, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं फिर उसके बाद क्या कराऊंगा, पुश पुश कराऊंगा मैं सी को, फिर पुश कराऊंगा डी को। ठीक है, पुश सी कराया मैंने, पुश डी कराया, फिर मैंने ऐड करा दिया, और फिर ऐड कराने के बाद देखो यहां से ध्यान से समझो क्या हुआ होगा, क्या पूरा समझो इसको ध्यान से। क्या कि पहले मैंने ए को पुश कराया, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, पुश ए करा दिया पहले, किसके थ्रू, इसके थ्रू पुश ए करा दिया। फिर मैंने क्या कराना है, पुश बी कराना है, तो मैंने पुश बी करा दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये ऐड करेगा। तो ऐड क्या करेगा, ऐड यहां पर तो करेगा नहीं, तो ऐड करने के लिए डेटा को लेगा, तो ये क्या लेगा, 2 डेटा लेगा। मैंने क्या बताया, जो लास्ट में मैंने इन कराया वो पहले लेगा। तो मतलब मैंने ये लास्ट में 2 डेटा ले ऐड कराया, इसमें पुश कराया, इन दोनों डेटा को ले लेगा वहां से, और लेने के बाद यानी कि पॉप कर लिया डेटा को। पॉप करने के बाद उसने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड कराने के बाद स्टोर करा देगा कहां पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ए प्लस बी ऐड होकर कहां पर स्टोर हो गया, यहाँ पर। और यहाँ से ये बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा हट गया। मतलब पहले ये दोनों हट गए, डेटा रजिस्टर में गए, वहां पर फिर एएलयू में गए, एडिशन हुआ। एडिशन होने के बाद फिर यहाँ से रजिस्टर ए प्लस बी जो हमारा हुआ वो कहां पर आया, इस लोकेशन पे आ गया, ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कराया, पुश सी कराया, फिर पुश डी कराया। मैंने क्या कराया, इसके बाद देखो पुश सी कराया एंड पुश डी कराया। पुश सी और पुश डी हमारे जैसे हुए, फिर मैंने क्या कराया, इनके बाद क्या इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ पर ऐड, क्या इंस्ट्रक्शन दी, ऐड। तो क्या करेगा, लास्ट के दोनों डेटा ले लेगा, दोनों लोकेशन के, सी को भी यहां से ले लिया, डी को भी यहां से ले लिया, फिर उसको क्या कराएगा, ऐड कराएगा, और ऐड कराने के बाद फिर जब हम इसमें ऐड करा देंगे तो ऐड करने के बाद फिर स्टोर हो जाएगा। तो सी प्लस डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऐड होके स्टोर हो गया। ठीक है, अब लास्ट में 2 लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे फिर हम यहाँ पर क्या करा देंगे, कमांड दे देंगे MUL, यानी कि मल्टीप्लाई की कमांड दे देंगे डायरेक्ट। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में लास्ट के दोनों डेटा को उठाएगा, यानी कि ये वाले सेकंड वाले पे से उठाएगा, 1 वाले पे से उठाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो लिया था
और उनकी मल्टीप्लाई होकर सी प्लस डी जो है वो यहाँ पर स्टोर करा देगा। तो इस तरीके से इसमें हमारा ऑपरेशन होता है परफॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी स्टैक। तो मेमोरी स्टैक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मेमोरी स्टैक में क्या होता है हमारा इस तरीके से, एक तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती है, डेटा हमारा यहाँ पर डेटा रजिस्टर, जो भी डेटा हमारा होगा यानी कि ऑपरेंड होगा वो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा स्टैक हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम काउंटर हो गया जो नेक्स्ट लोकेशन बताता है, ये एड्रेस रजिस्टर हो गया, ये स्टैक पॉइंटर यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक डेटा रजिस्टर है, इसमें जो हमने स्टैक लिया हुआ है यहाँ पर 3001, फिर 3000, 2099 इस तरीके से डिक्रीमेंट में है। तो सपोज करो हमारा स्टैक पॉइंटर जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर है, तो इसमें भी वही सेम कंडीशंस है, पुश या पॉप वाली कंडीशंस होंगी। मेमोरी स्टैक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब अगर हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पर है, हमने सबसे पहले हाईएस्ट पे ले रहा है तो डिक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो पुश करने के लिए हमने क्या करा, डेटा एसपी और एसपी -1 करा, तो यहाँ पर पहुंचा हमारा ये। यहाँ पर हमने जैसे मान लो डेटा स्टोर कराया, क्या ए स्टोर करा दे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्टोर हो गया। डेटा रजिस्टर में ए है तो वो कहाँ पर, स्टैक पॉइंटर पे जहां पर है उस मेमोरी पे क्या हो गया, डेटा स्टोर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। फिर ऐसे ही दूसरा कराना है तो बी, ये फिर 1 का डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट माइनस है, माइनस डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है, देखो 3001, 3000 फिर 2999 पर जाएगा, यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ और बी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। फिर वैसे ही ऐड करना है तो दोनों को ले लेगा, या पॉप करना है दोनों को इस तरीके से यहाँ से ले लेगा। तो ये पुश और पॉप की कंडीशन है, बिल्कुल सेम वही वाला प्रोसेस है जो हमारा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का है। सेम यहाँ पर भी हमारा क्या है, सेम मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में वही ऑपरेशन जो उसी तरीके से बिल्कुल परफॉर्म होता है। पर इसमें हमारे ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए अलग से यूज कर लेते हैं और डेटा के लिए हम यहाँ से अलग से यूज कर लेते हैं ऑपरेंड के लिए, ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम काउंटर आपको पता ही, और एड्रेस रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर का आपको ये सारी चीजें पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दी है। सिंगल एक्यूमुलेटर कह लीजिएगा या स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें सिंगल रजिस्टर यूज करता है, जनरल रजिस्टर में मल्टीपल रजिस्टर यूज करते हैं, और थर्ड है हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक दोनों आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा यहाँ पर ये इसमें थ्योरी आपको मिल जाएगी, थ्योरी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट का, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब। वो क्या है, हमारा एड्रेसिंग मोड है। और एड्रेसिंग मोड में मैंने जैसे कि आपको बताया, इंस्ट्रक्शन का जो हमारा फॉर्मेट होता है पूरा सा इस तरीके से, उसमें क्या होता है, एक तो हमारा एड्रेसिंग मोड यानी कि मोड बताता है, देन उसके बाद हमारा ऑपकोड होता है, ऑपकोड, और उसके बाद ऑपरेंड हमारा होता है, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग मोड डिफरेंट टाइप्स के हम एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, मेनली हमारे 2 तरह की एड्रेसिंग होती है। तो दोनों में से कैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है एक्चुअल में, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में एक्चुअल में क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा सभी चीजों को, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग मोड जो है ना बेटा आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, लास्ट टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट का, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो डिफरेंट टाइप्स के हम एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे बता ही दिया है कि एड्रेसिंग मोड एक्चुअल में होता क्या है, उससे हमें एक्चुअल मतलब कौन सा ऑपरेशन या किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होना है और किस तरह से प्रोसेसर को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सारी क्लियरिटी उसको प्रोसेसर को मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो चलिए, एड्रेसिंग मोड एक्चुअल में होता है क्या, डेफिनेशन में यहाँ पर लिखी हुई है, द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर टू द वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो ऑपरेंड होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का इज स्पेसिफाइड, वो हमारा क्या हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है। कि एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये जो ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड में एक्चुअल में क्या होता है, या तो हमारा डेटा होता है, डायरेक्ट डेटा दिया होता है, जिसे हमें डायरेक्ट या तो किसी रजिस्टर में मूव कराना होता है, या हमें ऐड कराना होता है, या सब्ट्रैक्ट कराना होता है। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर मेमोरी लोकेशन दी हुई होती है। तो अगर एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन है तो फिर हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर मेमोरी पर लोकेशन पे जाना है, वहां पर भी फिर से कोई हमें लोकेशन मिलेगी या डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा वहां से। तो वो सारी चीजें कि किस तरह का प्रोसेस होगा एक्चुअल में ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के लिए हम एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के हम एड्रेसिंग मोड यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कोई सा एक एड्रेसिंग मोड इसमें पूछ लिया जाता है, या कभी कभी एड्रेसिंग मोड ही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो इसमें से 5-6 भी आप अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करके आ जाते हैं तो मोर देन इनफ होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सा एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखेंगे, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग देखेंगे, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग देखेंगे, और हम बात करेंगे स्टैक एड्रेसिंग की, इम्प्लाइड मोड की या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड की, इसे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी हम बोल देते हैं।
और बाद में ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड, यानी कि इस तरह के जो हमारे एड्रेसिंग मोड है इनको भी हम देखेंगे विद एग्जांपल, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा और समझिएगा और जुड़े रहिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो भी बीटेक सीएस का स्टूडेंट है और सीओए पढ़ रहा है, 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो उनको जरूर ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से रिवीजन अपना कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं इमीडिएट एड्रेसिंग, तो देखो डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें कैसे यूज करनी है वो डिपेंड करता है हमारे एड्रेसिंग मोड पे, या हमने किस इंस्ट्रक्शन को किस तरह से यूज कराना है अपने प्रोसेसर के, मतलब उसे एग्जीक्यूट कराना है, वो भी हमारा एड्रेसिंग मोड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड ही हमारा क्या कर रहा है, जो ऑपरेंड है उसको स्पेसिफाइड कर रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग में एक्चुअल में क्या होगा, अगर इमीडिएट मतलब जैसा कि नाम ही है इसका इमीडिएट एकदम, तो एक्चुअल में इसका जो मतलब होगा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने क्या लिखा MOVA के बाद कॉमा लगा के मैंने लिख दिया 30H, इस तरीके से क्या लिख दिया मैंने 30H यहाँ पर लिख दिया, मूव A 30H। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास जो इमीडिएट एड्रेसिंग है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग के अंदर क्या होगा कि ये वाला जो हमारा यहाँ पर जो ऑपरेंड है वो क्या है, एक्चुअल में डेटा होगा, कोई एड्रेस नहीं होगा मेमोरी का, कोई रजिस्टर का कोई एड्रेस नहीं होगा, कोई लोकेशन नहीं होगी, एक्चुअल में क्या होगा वो डायरेक्ट डेटा होगा। और ये क्या कह रहा है, मूव कह रहा है, मूव, तो इसका मतलब ये जो डेटा है रजिस्टर ए में या एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा मूव कर जाएगा। क्लियर, आई होप बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला है कि जो डेटा है हमारा, वो जो डेटा है 30H, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ए के अंदर रजिस्टर ए को हम एक्यूमुलेटर भी बोल देते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, उसमें क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो इस तरह की जो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं या जो इस तरह के हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर में आते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पर। बाकी ये थ्योरी तो आपको मिल जाएगी, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर एक एक करके आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, और बहुत जल्द आपकी यूनिट भी अब कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, और इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, और सिंबल इसमें स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारा होता है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हालांकि ये ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है हमारा इसमें कि जैसे हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, उसमें मेमोरी में क्या होगा, डिफरेंट हमारी क्या होती है, लोकेशंस होती हैं। मेमोरी में हमारा क्या होता है, डिफरेंट लोकेशंस होती हैं इस तरीके से। सब मेमोरी की अलग अलग लोकेशंस होंगी। जैसे मैं बोलूं अगर ये क्या है मेरा 0300, फिर ये क्या है 0301, 0302, ये फॉर एग्जांपल मैंने क्या बता दी, लोकेशंस बता दी। क्लियर, अब इनमें क्या है हमारा कोई ना कोई डेटा, हर पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई ना कोई या तो डेटा सेव होगा, या हो सकता है कि कोई मेमोरी लोकेशन सेव हो। ये भी हो सकता है कि मान लो जैसे 300 या 3001 पर क्या लिखा हुआ है 03007 इस तरीके से, या कुछ भी अगर मैं बोलूं 08 इस तरीके से कोई एक और पर्टिकुलर लोकेशन लिखी हुई है। आगे मैं बात करूं कुछ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25, ये क्या लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। तो कुछ पे हमारी मेमोरी लोकेशंस भी लिखी हो सकती है और कुछ पे हमारा क्या लिखा हो सकता है, डेटा भी लिखा हो सकता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब समझो। देखो हम दो तरह की यहाँ पर एड्रेसिंग मोड देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। होता क्या है, इससे पीछे जो हमने पढ़ा वो तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इमीडिएट मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मैंने बताया यहाँ पर, तो इमीडिएट में हमारा क्या होगा, जैसे मैंने MOV लिखा है तो इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, MVI, मूव इमीडिएट। इसका मतलब क्या होता है, मूव इमीडिएट, और मैंने क्या लिख दिया, एक्यूमुलेटर A और 30H करके लिख दिया। तो मेरा क्या होगा, ये जो डेटा है 30H, ये एक्चुअल में क्या होगा, ये मेरा होगा डेटा, ये कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होगी, और ये एक्यूमुलेटर में क्या होगा, इमीडिएटली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, MVI करके इस तरीके से मैंने जो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मूव इमीडिएट का मतलब जब मूव, अगर इस तरह से इमीडिएट वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यहाँ पर यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि डेटा ही होगा हमारा, कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होगी। इमीडिएट तो ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट, इससे अगली जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा, मैंने लिखा मूव MOV, मूव A एक्यूमुलेटर में या कोई सा भी रजिस्टर में यहाँ पर ले सकता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 03, जस्ट 1 सेकेंड, 030, एक सेकेंड, मैंने क्या लिख दिया 0302 या 0301, 0301H करके यहां पर मैंने क्या लिख दिया, पर इस तरह से एक मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया। यहां पर क्या लिखा है कि मूव MOV, मूव A, 0301H। तो इसमें क्या होगा कि ये जो यहां पर क्या होगा, अब हम क्या पढ़े डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा, ये कोई मेमोरी लोकेशन होगी, और मेमोरी लोकेशन या 0302H कर देता हूं मैंने यहाँ पर, इस एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं
कि मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसमें लोकेशन पे जाऊंगा, इस लोकेशन पे जाके देखूंगा मेमोरी में तो क्या है 0302H और यहाँ पर क्या है 25 है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने कोई मेमोरी लोकेशन लिखी यहाँ पर और वहां पर मेमोरी लोकेशन में पहुंच गया, अगर मुझे डायरेक्ट डेटा मिल जाता है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, इस एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, अगर जैसे ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और इसमें कोई मेमोरी लोकेशन लिखी हुई है और उस मेमोरी लोकेशन पे जैसे ही हम पहुंचते हैं और डायरेक्ट वहां पर हमें कोई डेटा मिल जाता है तो वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, वो डेटा मूव कर जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, अगर ऐड की है हमारी इंस्ट्रक्शन, तो जैसे मैं अगर बोलूं ऐड ADD और यहाँ पर लिख दूं 0302H करके, इस तरीके से लिख दूं, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में जाएगा और एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर जो मेमोरी लोकेशन लिखी है उस पर डायरेक्ट जाके हमें अगर डायरेक्ट डेटा मिल जाता है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमारी होती है डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन अगर ये कंडीशन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब चेंज कर दूं क्या, मैंने एक लिख ली इंस्ट्रक्शन MOVA0301H इस तरीके से। अब मैंने क्या लिखा 0301H, ये भी एक मेमोरी लोकेशन है। अब क्या करेगा, हमारा जो भी पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेगा। जैसे मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेगा तो देखेगा 0308। अगर ये डेटा होता डायरेक्ट तो वो क्या हो जाता, मूव हो जाता, तो वो कौन सी एड्रेसिंग हो जाती है, हमारी डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर इसको फिर से क्या मिला, एक एड्रेस मिला, एक और फिर से क्या मिला, मेमोरी एड्रेस मिला। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 0308H पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी 0308H अगर सपोज करो यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचेगा। तो मैंने इंस्ट्रक्शन तो ये दिया था मूव A0301H, तो ये क्या होगा मेरा 0301H लोकेशन पे पहुंचा, वहां पर जाके देखा तो 0308 एक और मेमोरी एड्रेस है, तो वहां से उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचेगा। तो वहां पर जो भी डेटा होगा, मान लो B डेटा है, वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा कहाँ, एक्यूमुलेटर A में, या जो भी डेटा वहां पर होगा। तो अगर हमारा क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट जिस पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है वहां पर अगर डायरेक्ट डेटा मिल जाता है तो वो हमारी डायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाती है। और अगर डायरेक्ट डेटा नहीं मिलता, वहां पर भी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन लिखी हुई होती है, तो उसको फर्दर उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचना होता है, फिर उस पर अगर वहां पे जाके डेटा मिलता है तो वो क्या हो जाती है, हमारी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग का समझ में आया तो आपको, और साथ में मैंने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का भी वहीं पर बता दिया है। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड मतलब क्या है, एक्चुअल में ये भी वही सिंपल इंस्ट्रक्शन की बात होगी, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने क्या करना है, मूव MOV मूव R1, R2 इस तरीके से लिख दिया। तो क्या है, जो रजिस्टर R2 है उसका डेटा रजिस्टर R1 में क्या होगा, मूव हो जाएगा। MOV रजिस्टर R1 और R2, तो R2 का जो डेटा होगा वो रजिस्टर R1 में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, MOV, यहां पर मैंने B लिख दिया और यहां पर लिख दिया C। तो जो C का जो डेटा है, रजिस्टर C का डेटा है, वो कहां पर मूव कर जाएगा, रजिस्टर B में मूव कर जाएगा। मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा है रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है, तो वो हमारी एड्रेसिंग कौन सी कहलाती है, रजिस्टर मोड या रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाती है। दूसरा इसमें हमारा क्या होगा, एक तरीका और है इसमें कि क्या करूं मैं, अब देखो ये भी दो तरह की देखने को मिल जाती है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एक डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और एक इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो अगर मैं रजिस्टर मोड की बात करूं तो ये डायरेक्ट भी हमारा कहला सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, MOV, मैंने क्या लिखा, रजिस्टर B और यहां पर लिख दिया 0 या 25H, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये पर्टिकुलर डेटा जो है हमारा रजिस्टर B में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर फिर से क्या करूं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये वाले जो एग्जांपल दिए हैं अभी आपको, ये वाले जो एग्जांपल दिए कौन से, ये वाले जो दिए जैसे मूव B, C, तो रजिस्टर C का डेटा जो होगा पहले C में पहुंचेगा, वहां पर डेटा लेगा, वो डेटा लेके B में पहुंचेगा। ऐसी रजिस्टर R2 में पहुंचेगा, पहले रजिस्टर R2 का जो डेटा होगा वो रजिस्टर R1 में लेके आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। और डायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर डेटा होगा, डायरेक्ट रजिस्टर में मूव कराना होगा। क्लियर। तो ये दोनों हमारे अगर जो यूज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर मूव कर रहा है या डेटा टू रजिस्टर, तो यहाँ पर मूव कर रहा है सीधा सीधा। तो ये हमारा दूसरा जो है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड भी हमारा हो जाता है, जिसमें हमारा क्या बोला मैंने, इनडायरेक्ट की बात हो रही है। तो MOV मैंने क्या कहा, B, C, तो रजिस्टर C का जो डेटा होगा वो रजिस्टर B में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। लेकिन बात हो रही है रजिस्टर टू रजिस्टर की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैक एड्रेसिंग मोड। स्टैक एड्रेसिंग मोड अभी जस्ट आपने पढ़ाई है, मेमोरी स्टैक और रजिस्टर स्टैक की बात मैंने बताई है। तो वही चीज हमारी यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि स्टैक में हमें पता है कि जो स्टैक होता है हमारा वो लिफो पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में इन होगा स्टैक में। मान लो कोई स्टैक है हमारा इस तरीके से, सबसे पहले हमने पुश और पॉप की इसमें कंडीशंस चलती हैं, यानी कि पुश और पॉप,
पुश और पॉप की इसमें इंस्ट्रक्शन चलती है। पुश मतलब इन कराना है इसमें, पॉप मतलब वहां से लेना, फैच करना डेटा, ठीक है, स्टैक से। तो मैंने पुश कराया ए, फिर उसके बाद मैं बी पुश कराऊंगा तो इससे नेक्स्ट पे जाएगा। फिर मान लो स्टैक यहाँ पर था पॉइंटर, फिर इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, मैंने सी करा। अब मुझे पॉप कराना है, वहां से कोई लेना है डेटा, तो सबसे पहले ये वाला डेटा मैं ले सकता हूँ। फिर इसके बाद क्या होगा, मेरा स्टैक पॉइंटर जो है SP-1 होगा, फिर इस पे पहुंचेगा। फिर इस वाले डेटा को मैं ले सकता हूँ, फिर SP-1 होगा तो इस पे पहुंचेगा। तो मतलब जो सबसे लास्ट में मैंने इन कराया था, पुश कराया था शी, वो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले पॉप हो जाता है, मतलब सबसे पहले हमारा फैच हो जाता है या आउट हो जाता है वहां से। तो ये क्या होता है, हमारा स्टैक एड्रेसिंग मोड होता है हमारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इम्प्लाइड मोड या इम्प्लिसिट मोड, इम्प्लाइड मोड और इम्प्लिसिट मोड क्या होता है, एक तरह से इसमें हम किसी तरह का कोई ऑपरेंड यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं। मतलब जैसे मान लो मुझे क्या कराना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, CM में, मैंने लिख दिया CM में। तो मैंने इसमें जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है क्या, उसमें एक ऑपकोड होता है और एक क्या होता है, ऑपरेंड होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑपरेंड होता है वो एक्चुअल में मिसिंग होता है, किसमें, जो हमारा इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड हमारे एड्रेसिंग मोड होता है। तो होता क्या है, जैसे CM में इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, CM में का मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसका मतलब क्या है कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट वो फाइंड करके दे देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जैसे हमारा एक INC करके होता है, INCA करके, INCA, इसमें क्या होता है, जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें हमें ऑपरेंड की नीड नहीं होती है, ऑपरेंड हमारा यहाँ पर मिसिंग होता है, डायरेक्ट वहां पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, जो ऑपकोड है, वही एग्जैक्ट हमारा जो भी ऑपरेशन होना है वही बता देता है। तो वही एक्चुअल में हमारा क्या होता है, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है। जैसे मैंने बताई दिया आपको, CM में मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दे देगा, अगर हम CM में वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो ये जो एड्रेसिंग, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी कि ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑपरेंड है उसको स्पेसिफाई करते हैं और साथ के साथ हमें मतलब किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड के तौर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्या हो जाती है, इंस्ट्रक्शंस हो जाती है। जैसे मैंने मूव की इंस्ट्रक्शन बताई, तो एक हमारा जो नॉर्मल मूव हमें कराना है तो वो MOV होती है, लेकिन दूसरी एक और होती है MVI, मतलब मूव इमीडिएट अगर हमें कराना है तो वो हमारा MVI इंस्ट्रक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया है इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट की मैं बात करूं, मैंने क्या दिया, रजिस्टर R या R1, तो R+1, तो इसका मतलब क्या होगा, रजिस्टर R में क्या हो जाएगा, मेरा 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। या मैंने दिया SP या SP, जैसे हम उसमें देते हैं स्टैक पॉइंटर में SP = SP+1, तो ये क्या हो जाता है, मेरा ऑटो इंक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन हो जाता है। ऐसी में अगर स्टैक पॉइंटर की बात करूं, SP-1 जैसे हम पॉप में यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑटो डिक्रीमेंट। और ये हम पुश वाली कंडीशन में यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा ऑटो इंक्रीमेंट, और ये क्या हो जाता है, ऑटो डिक्रीमेंट। तो इस तरह के जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड के अंदर, ये एड्रेसिंग मोड के अंदर, ठीक है। ये वाले दोनों मैंने यूज किए हैं अभी पीछे जब मेमोरी और रजिस्टर स्टैक बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑटो डिक्रीमेंट हमारा हो गया और ऑटो इंक्रीमेंट हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली बेटा यहाँ पर आपकी ये यूनिट जो है वन शूट कंप्लीट हो जाती है, COA की पहली यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आज से आपकी यूनिट स्टार्ट हो गई है आनी वन शूट, बहुत जल्द आपको दूसरी यूनिट भी देखने को मिलेगी। तो बढ़िया करके अपनी तैयारी कीजिएगा, कोई डाउट होता है, किसी तरह की क्वेरी होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेकंड यूनिट के वन शूट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।